हेलो गाइस, अभी हम लोग गायनेकोलॉजी पूरा रिवाइज करने वाले हैं। इसमें हम लोग एनाटमी देखेंगे, फिर नॉर्मल हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, डेवलपमेंटल एनोमलीज देखेंगे, प्यूबर्टी, मेनोपॉज, ब्रेस्ट और गायनेकोलॉजी, फिर सेक्सुअल डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे अपना पूरा जनरल गायनेकोलॉजी खत्म होता है। फिर AUB से स्टार्ट करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया देखेंगे, फाइब्रॉइड, एंड्रोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस, पॉलिप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हार्मोनल थेरेपी तो 3 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी, बर्थ कंट्रोल, MTP फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंटली पूछते हैं। जेनाइटल प्रोलैप्स, कॉल्पो, पेरिनियोग्राफी, ये किस में करते हैं? रेक्टोसील में। और उसके पहले क्या करते हैं? एंटीरियर कॉल्पोग्राफी। और ये फोदर गिल्स ऑपरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोलैप्स में। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बिनाइन डिसीजेस ऑफ ओवरी, इसके अंदर PCOS, ये इंपॉर्टेंट है। फिर PID, ट्यूबरक्लोसिस, STD, यूरिनरी फिस्टुला। यूरिनरी फिस्टुला तो हमको पता है 3 होते हैं, एक तो यूरिटर के लेवल पे, दूसरा ब्लैडर और तीसरा यूरेथ्रा के लेवल पे। ये तीनों हम देख लेंगे, तीनों वजाइना के साथ। फिर उसके बाद में ये कैंसर्स, ओवरी, एंडोमेट्रियम, सर्विक्स, ख़त्म। सबसे पहले हम देखते हैं एनाटमी ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब तो हमको पता है ये कैसा दिखता है। अब फेलोपियन ट्यूब की लेंथ जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है। इसके पार्ट्स में आते हैं इंटरस्टिशियम, जिसको इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं, इस्थमस, एम्प्यूला और फिम्बरी। अब इसमें से जो वाइडेस्ट पार्ट रहता है वो एम्प्यूला, हमको पता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद में इस्थमस, फिम्बरी, ये सब हो गया। बाकी दोनों 1.5 इस्थमस 2.5 रहता है, बाकी दोनों 1.25 हो गया, तो हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में हिस्टोलॉजिकली क्या होता है, इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर पैक सेल्स होते हैं और ये लाइन होता है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से, ठीक है। और ये पायरुवेट रिच सिक्रेशंस, इसके अंदर सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो पायरुवेट रिच सिक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो होता है ब्लड सप्लाई ऊपर यूट्राइन आर्टरी से और नीचे ओवराइन आर्टरी से, ठीक है। आगे ओवरी, इसलिए इससे याद रखना, लैटरल 1/3 ओवरी से और मीडियल 2/3 यूट्राइन आर्टरी से। इसके बाद में लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है लैटरल एओर्टिक लिम्फ नोड और सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड। मोस्ट कॉमन साइट होता है फर्टिलाइजेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल अबॉर्शन, एम्प्यूला। ट्यूबल रप्चर के लिए इस्थमस, ठीक है। हमने देख लिया पूरा इसका फेलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर होता है, वाइडेस्ट एम्पुला हो गया। उसके बाद में 2.5 इस्थमस, बाकी दोनों 1.25 पैक सेल होते हैं, सिक्रेटरी सेल होते हैं, पायरुवेट रिच सिक्रेशंस होते हैं इसके। फिर ब्लड सप्लाई में होता है यूट्राइन आर्टरी और ओवरियन आर्टरी। लिम्फ नोड में पैराएओर्टिक लिम्फ नोड, लैटरल एओर्टिक लिम्फ नोड और इंग्वाइनल लिम्फ नोड। फर्टिलाइजेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सब के लिए। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग पेल्विक फ्लोर या फिर पेल्विक डायफ्राम, ठीक है। ये मेनली क्या होता है, मस्कुलर पार्टीशन होता है जो सेपरेट करता है पेल्विक कैविटी को पेरिनियम से, ठीक है। इसके अंदर लेवेटर एनाई मसल होता है। लेवेटर एनाई जो होता है प्यूबोकॉक्सीजेस, इलियोकॉक्सीजेस और कॉक्सीजेस मसल से बनता है। लेवेटर एनाई जो होता है ये ऑब्चुरेटर इंटरनस का कंडेंस फेशिया होता है, मेनली पेरिनियल बॉडी में जाके इंसर्ट करता है। और बाकी तीनों मसल्स के बारे में बताया, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना ये हमको याद रखना है कि प्यूबोकॉक्सीजेस, इलियोकॉक्सीजेस, इस्टियोकॉक्सीजेस से बनता है, इलियोकॉक्सीजेस और कॉक्सीजेस से बनता है। ये पेल्विक कैविटी को पेरिनियम से सेपरेट करता है। मेनली कहाँ पे? पेरिनियल बॉडी में जाके इंसर्ट होता है। और कहाँ से? ऑब्चुरेटर इंटरनस से ओरिजिन होता है इसका, ठीक है। जैसे कि हम ये डायग्राम देख पा रहे हैं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है ब्लैडर, सर्विक्स, रेक्टम, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया पेरीवेसिकुलर स्पेस, जो आजू बाजू है ये है पेरीवेसिकुलर स्पेस। उसके बाद में ये हो गया कार्डिनल लिगामेंट, जिसको ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट भी बोलते हैं। आगे हो गया प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट और पीछे हो गया यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ठीक है। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट 2 होते हैं। इसके बाद में ये हो गया फेशिया अराउंड रेक्टम, रेक्टम हो गया। आगे हो गया ब्लैडर, प्री वेसिकुलर फेशिया होगा, रेट्रोप्यूबिक स्पेस हो गया, रेट्रोप्यूबिक स्पेस, वेसिको यूट्राइन स्पेस। रेट्रोप्यूबिक मतलब ब्लैडर के आगे की, वेसिको यूट्राइन स्पेस, रेक्टो यूट्राइन स्पेस, इतना इम्पॉर्टेंट है। तो ये अपना डायग्राम हो गया। इसके बाद में पेल्विक एंडोपेल्विक फेशिया में क्या रहता है? यूट्रोसैक्रल लिगामेंट या फिर लिगामेंट ऑफ मैकेनरॉड्स या फिर ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। लिगामेंट ऑफ मैकेनरॉड का हम क्या करते हैं? प्लाइकेशन करते हैं सर्विक्स के साथ में, किसमें? फॉदर गिल्स ऑपरेशन में। फिर उसके अंदर रेक्टो वजाइनल सेप्टम, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, 3 लिगामेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो यूट्रोसैक्रल ऑफ कोर्स सैक्रम से निकलेगा और यूट्रस पे इंसर्ट होगा, सर्विक्स पे इंसर्ट होगा। इसके बाद में जो प्यूबो सर्वाइकल है ये कहाँ से निकलेगा? सर्विक्स से निकलेगा और प्यूबिक सिम्फाइसिस पे इंसर्ट होगा। तीनों सर्विक्स से निकलते हैं, ठीक है।
इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं इम्पॉर्टेंस क्या होता है, सपोर्ट करते हैं पेल्विक ऑर्गन को, प्रोटेक्टिव शीट बनाते हैं। फिर उसके बाद में पाउच ऑफ डगलस, ये क्या रहता है, इसको कर्ल दे सैक बोलते हैं। मेनली रेक्टो यूट्राइन स्पेस पे सिचुएटेड रहता है। रेक्टो यूट्राइन मतलब यूट्रस के पीछे वाली, और यूट्रस के आगे वाली क्या आती है, वेसिकुलो यूट्राइन स्पेस, ठीक है। पीछे जो होता है पाउच सिचुएटेड होता है, मेनली इसके अंदर एम्प्टी रहता है, बट कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन या फिर ओमेंटम आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्या रहता है, मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट रहता है पेरिटोनियम का। यहाँ पे इंटेस्टाइन वगैरह आ सकते हैं, ओमेंटम आ सकते हैं, वजाइनल लाइगेशन करते हैं और पाउच को ओपन करके कल्डोस्कोपी कल्डोसेंटेसिस करते हैं पाउच के थ्रू। अगर नोड्यूल्स डिपॉजिट हो गए पाउच में तो पेल्विक मैलिग्नेंसी, एंडोमेट्रियोसिस और जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। तो हमने क्या देखा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फैटिक्स क्या होते हैं, सर्विक्स के बस 5 ही लिम्फैटिक्स है, ईजी नाम है। इनग्वाइनल नहीं होता है इसमें। 2 इलियाक हो गए, इंटरनल इलियाक, एक्सटर्नल इलियाक। उसके बाद में एक सैक्रल हो गया, ठीक है। उसके बाद में ऑब्चुरेटर और पैरामीडियल। 2 इलियाक हो गए, इंटरनल इलियाक, एक्सटर्नल इलियाक, एक सैक्रल हो गया। उसके बाद में क्या बच गया, पो बच गया, तो ओपी बच गया, ऑब्चुरेटर और पैरामेट्रियल। फिर उसके बाद में सेकेंडरी ग्रुप में कॉमन इलियाक और सुपरफिशियल लंबर। ये डायग्राम इतना याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस याद हो ही जाएगा। सैक्रल, फिर कॉमन इलियाक, वहाँ से इंटरनल इलियाक, एक्सटर्नल इलियाक आया, फिर एक्सटर्नल इलियाक से ऑब्चुरेटर और पैरामीडियल, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन जो जोन या फिर स्क्वामो कोलमनर जंक्शन, ये मेनली एक्सटर्नल ऑस के लेवल पे लाई करता है। ये एंडो सर्वाइकल स्ट्रोमा और ग्लैंड्स को कंसिस्ट करता है। पेरिनियल बॉडी, पेरिनियल बॉडी क्या रहती है, फाइब्रो मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, मीडियन प्लेन में प्लेस रहता है एनल और यूरोजेनाइटल ट्रायंगल के बीच में। पिरामिडल शेप में होता है, इसके अंदर 3 लेयर होती है, लिवेटर अनाई, डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई, सुपरफिशियल मसल्स एक्सेप्ट इस्चियो कैवर्नस, ठीक है। इंपॉर्टेंस, सपोर्ट करता है लिवेटर अनाई को, सपोर्ट करता है पोस्टीरियर एंटीरियर वजाइनल वॉल को, वल्नरेबल होता है इंजुरी के लिए चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, और कटिंग हो जाता है इसका, ठीक है। लिम्फैटिक ड्रेनेज हमने अभी देखा था ये सर्विक्स का, अब हम देख रहे हैं यूट्रस का। सर्विक्स में क्या था, इंटरनल इलियाक, एक्सटर्नल इलियाक, पैरामीडियन, एक सैक्रल और ओ से ऑब्चुरेटर। इसके बाद में लिम्फैटिक्स ऑफ यूट्रस, इसमें एक्सटर्नल इलियाक, इंटरनल इलियाक, कॉमन इलियाक, ठीक है। और इसके अलावा एक आ जाता है पैरा एओर्टिक। और वल्वा का, वल्वा में एक्सटर्नल इलियाक, इंटरनल इलियाक, ठीक है। सर्वाइकल म्यूकस, इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन जेल होता है, इंटरस्टिशियल चैनल रहता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोस्ट कॉइटल टेस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। सर्वाइकल म्यूकस का हम एग्जामिनेशन करते हैं कि मोटाइल स्पर्म है कि नहीं उसके अंदर। ये 8 to 12 आवर्स ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स में करते हैं। अगर 10 प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्म है पर हाई पावर माइक्रोफील्ड, तो ये सिग्निफाई करता है कि टेस्ट नॉर्मल है, ठीक है। स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है सर्वाइकल म्यूकस। फिर उसके बाद में हम लोग हिस्टोलॉजी देखते हैं। हिस्टोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ग्राफियन फॉलिकल में रहता है थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, फिर उसके बाद में रहता है ग्रैनुलोसा सेल्स, एंट्रम, कोरोना रेडियाटा, बस। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करवाता है अगर प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है। मेनली रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाता है। लाइफ साइकिल 4 स्टेज में रहती है, प्रोलिफरेशन, वैस्कुलराइजेशन, मैच्योरेशन और रिग्रेशन। मेनली क्या होता है, 22nd डे ऑफ साइकिल पे मैच्योर होता है, येलोइश ग्रे कलर का रहता है। ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इनहिबिन और रिलैक्सिन, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसको LH मेंटेन करता है, प्रेग्नेंट कॉर्पस ल्यूटियम को HCG मेंटेन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम 9 to 11 डेज ओव्यूलेशन के बाद में ये कर जाता है, डिक्लाइन कर जाता है और एल्बिकन्स बनाता है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो। इसके बाद में ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन का फिजियोलॉजी क्या रहता है। इलॉन्गेशन ऑफ सर्विक्स ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन होता कैसे, हमको डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल तक तो पता है। सबसे पहले देखो हमने डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले प्रिमोर्डियल जर्म सेल रहता है। ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल का क्या रहता है, ये योक सैक से ओरिजिनेट करता है 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन पे। फिर उसके बाद में गोनाडल रिज पे जाता है, वहाँ पे oogenesis स्टार्ट होता है। oogenesis क्या रहता है, तो ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल कहाँ, योक सैक से ओरिजिनेट हुआ, गोनाडल रिज पे गया। फिर वहाँ पे क्या होता है, डिफ्रेंशिएट हो गया ऊगोनियम में, ऊगोनियम में डिफ्रेंशिएट हो गया। उसका बर्थ पे क्या हो गया, माइटोटिक डिवीजन स्टॉप हो गया।
ऊगोनियम में डिफ्रेंशिएट होने के बाद में क्या हो गया, प्राइमरी oocyte बन गया। ऊगोनियम 6 to 7 मिलियन थे, बहुत पे प्राइमरी oocyte बन गया जो 2 मिलियन, और प्रोफेज स्टेज में अरेस्ट हो गया, डिप्लोडिन स्टेज ऑफ प्रोफेज। फिर उसके बाद में क्या हुआ, प्यूबर्टी पे इसके नंबर और कम हो गए, 2 मिलियन से और कम हो गया। और उसके बाद में क्या हो गया, सेकंड डिवीजन हो गया और मेटाफेज में अरेस्ट हो गया। फिर मेटाफेज में जो अरेस्ट हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो आगे प्रोसीड करेगा। सबसे पहले क्या हो गया, प्राइमरी प्रिमोर्डियल जर्म सेल गोनाडल रिच पे गया, उसके बाद में ऊगोनियम बन गया। ऊगोनियम क्या हुआ, फिर उसके बाद में बर्थ के टाइम पे प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte पे डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज में अरेस्ट हो गया। फिर उसके बाद में क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है प्यूबर्टी के बाद में, और सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो सेकंड पोलर बॉडी और ओवम निकलता है। ये हो गया हमारा oogenesis का प्रोसेस। तो उसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल में हमने देखा था एंट्रम होता है, उसके बाद में थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, जोना पेलुसिडा होता है। इसके बाद में क्या होता है, मेनली LH सर्च कैसे होता है वो इम्पॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेजेस होते हैं, एक तो फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सीक्रेटरी फेज। तो जो 1 to 5 डेज रहता है ये मेंस्ट्रुअल फेज रहता है, इसके अंदर ब्लीडिंग होती है। फिर उसके बाद में जो 6 to 14 डेज रहता है इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, और जो सीक्रेटरी फेज रहता है उसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। तो ब्लीडिंग के बाद में जो 14 डेज तक का ओव्यूलेशन तक का होता है उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। तो ब्लीडिंग हो गया, उसके बाद में फॉलिकल्स डेवलप होंगे, फिर ओव्यूलेशन होगा, फिर सीक्रेटरी फेज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। तो ये हम देखते हैं मेनली जो फॉलिकुलर फेज होता है उसके अंदर ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाता है और FSH बढ़ जाता है। और जो सीक्रेटरी फेज रहता है इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और LH बढ़ जाता है। बस इतना याद रखना है कि 3 फेजेस होते हैं, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन वाला फेज, फिर फॉलिकुलर फेज जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, और सीक्रेटरी या फिर ल्यूटियल फेज। सीक्रेटरी या फिर ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के साथ में LH, और फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन के साथ में FSH बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं फॉलिकुलर फेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये हमने देख लिया प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। LH सर्च जो होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की कंप्लीट होने के बाद में होता है FSH। दोनों FSH और LH जो होते हैं रेगुलेट करते हैं अपना मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में इतना कुछ और है नहीं, ये जो है ये साइकिल में एक्सप्लेन करती रही, ये मोर देन इनफ है। देखो मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज होता है, फिर प्रोलिफरेटिव फेज और सीक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन एकदम कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है हाई प्रोजेस्टेरोन के बाद में, तो उसकी वजह से आउटर एंडोमेट्रियम जो रहता है उसका डेड हो जाता है, और हेमोरेजिंग होता है ब्लड वेसल्स का एंडोमेट्रियम में, जिसकी वजह से जो वॉश आउट डेड टिश्यू होते हैं वो वजाइना के थ्रू ये हो जाता है, शेड आउट हो जाते हैं। फिर प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन जो होता है सीक्रेट होता है फॉलिकुलर फेज पे, वो एंडोमेट्रियल ग्रोथ, जो पूरा डेड टिश्यू बाहर निकल गया अब एंडोमेट्रियल ग्रोथ होता है। तो एंडोमेट्रियल सेल्स इनलार्ज और डिवाइड करते हैं, ब्लड वेसल बनता है एंडोमेट्रियम में, और प्रोजेस्टेरोन जो रहता है उसके रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद में LH सर्च आता है डे 14 पे। फिर उसके बाद में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, एंडोमेट्रियल सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, न्यूट्रिएंट रिच म्यूकस और ग्लाइकोजन कंटेंट बढ़ जाता है। तो ये एक सुटेबल सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है फर्टिलाइज ओवम के लिए। जो ड्रॉप इन प्रोजेस्टेरोन होता है जो ट्रिगर करता है मेंस्ट्रुएशन को, फिजियोलॉजिकल बेसिस होता है प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल चैलेंज का। अगर एक वुमन को हाइपो ईस्ट्रोजनाइज्ड है और वो ईस्ट्रोजन बना रही है, ओवरीज फॉलिकल्स फंक्शनिंग है, तो एंडोमेट्रियम बिल्डअप होगा शॉर्ट कोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन में, 10 to 15 डेज में मेंसेस होगा। मेनली हमको इसमें क्या याद रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक तो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, प्रोलिफरेटिव फेज, सीक्रेटरी फेज, वो जो टेबल हमने देखा था। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, ईस्ट्रोजन FSH बढ़ता है, और सीक्रेटरी फेज में LH और ये बढ़ता है प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है। LH क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है जो एक वायबल मीडिया बनाता है फर्टिलाइज ओवम के लिए। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो डेड एंडोमेट्रियम निकल जाता है डेड टिश्यू वजाइना के थ्रू, वो उसका हम ये करते हैं, स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियल ग्रोथ। तो ये हमारा हो गया मेंस्ट्रुएशन खत्म। इसके बाद में हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट और उसके रिलेटेड डिसऑर्डर। इम्परफोरेट हाइमेन, अगर जो म्यूलेरियन एमिनेंस होता है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उसकी वजह से इम्परफोरेट हाइमेन बन जाता है। तो मिनाज के टाइम पे क्या होता है, ब्लड कलेक्ट हो जाता है हाइमेन के बिहाइंड और उसकी वजह से क्रिप्टोमेनेरिया हो जाता है, और अगर ब्लड फिल हो जाता है यूट्राइन कैविटी में तो हेमाटोकॉल्पस हो जाता है, और अगर फैलोपियन ट्यूब में हो गया तो हेमाटोसैल्पिंग्स हो जाता है। मेनली 14 to 16 ईयर्स एज में प्रेजेंट करते हैं लोअर एब्डोमिनल पेन और एमेनोरिया, फ्रीक्वेंसी डिस्यूरिया रिटेंशन के सिम्टम होते हैं, टेंस बल्जिंग होती है ब्लूइश मेम्ब्रेन की। डायग्नोसिस अल्ट्रासोनोग्राफी, ट्रीटमेंट क्या करते हैं, क्रूशिएट इंसिजन देते हैं हाइमेन में और एंटीबायोटिक देते हैं। इम्परफोरेट हाइमेन खत्म हो गया, क्या होता है, म्यूलेरियन इमिनेंस का डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसकी वजह से ब्लड जो होता है कलेक्ट हो जाता है हाइमेन के
बिहाइंड, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। अगर यूट्राइन कैविटी में हो गया तो बोलेंगे हिमैटोकॉल्पोस, अगर फेलोपियन ट्यूब में हो गया तो बोलेंगे हिमैटोसैल्पिंग्स। ठीक है, इसके बाद में मेनली डेवलपमेंट कैसे होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, तो SRY रीजन ही एब्सेंट रहता है। ओवरीज बन जाती है 8 to 10 वीक्स में। सर्टोली सेल्स एब्सेंट, लेडिक सेल्स एब्सेंट, टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट नहीं होता डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो सर्टोली सेल्स एब्सेंस होता है तो म्यूलेरियन इनिबिटिंग फैक्टर बनता नहीं है, तो म्यूलेरियन डक्ट ग्रो करता है और इंटरनल जेनिटेलिया में बन जाता है। तो म्यूलेरियन डक्ट से क्या बनता है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और अपर टू थर्ड ऑफ वजाइना। उसके बाद में टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट है तो वुल्फियन डक्ट रिग्रेस करता है। रेमनेंट्स ऑफ वुल्फियन डक्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, रेमनेंट्स ऑफ वुल्फियन डक्ट क्या रहते हैं, ये रहते हैं डक्ट्स ऑफ एपिफेरॉन और गार्टनर्स डक्ट। फिर उसके बाद में आ जाते हैं ये टेस्टोस्टेरोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होता तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया बनते हैं उससे। जेनाइटल ट्यूबरकल जो रहता है उससे क्लिटोरिस बनता है। जेनाइटल स्वेलिंग से लेबिया मेजोरा बनता है। जेनाइटल फोल्ड से लेबिया माइनोरा। एकदम इजीली हमने याद कर लिया, एक तो मीजोनेफ्रिक डक्ट या फिर वुल्फियन डक्ट, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या फिर मुलेरियन डक्ट, वुल्फियन डक्ट या फिर मीजोनेफ्रिक डक्ट। मैंने ऐसा याद किया था, W को उल्टा कर देंगे तो मीजोनेफ्रिक डक्ट, म्यूलेरियन डक्ट मतलब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एब्सेंट रहता है, उसकी वजह से एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक फोल्ड रहता है, बल्ज रहता है और ट्यूबरकल रहता है। फोल्ड, स्वेलिंग और ट्यूबरकल। स्वेलिंग से लेबिया मेजोरा ऑफ कोर्स स्वेल्ड रहता है, तो फोल्ड से लेबिया माइनोरा और ट्यूबरकल से क्लिटोरिस बनता है। ठीक है, और उसके बाद में म्यूलेरियन डक्ट से क्या बनता है, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यूट्रस, सर्विक्स और अपर टू थर्ड ऑफ वजाइना। यूरोजेनाइटस साइनस से बनता है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, वजाइना का लोअर 1/3, बार्थोलिन्स ग्लैंड। इसके बाद में आ जाते हैं ग्यूबर्नाकुलम। ग्यूबर्नाकुलम से ओवरियन लिगामेंट और राउंड लिगामेंट बनते हैं फीमेल में। लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग से बनता है। लेबिया मेजोरा, फोल्ड से बनता है लेबिया माइनोरा और ट्यूबरकल से बनता है क्लिटोरिस। और मेल में क्या बनता है, ट्यूबरकल से बनता है पेनिस, फोल्ड से बनता है वेंट्रल एस्पेक्ट और स्वेलिंग से बनता है स्क्रोटम। यूरोजेनाइटल साइनस से दोनों में सेम ही बनता है। इसमें पैरायूरेथ्रल ग्लैंड बनता है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, और उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड बनता है। और बल्बो, इसमें बार्थोलिन्स ग्लैंड बनता है, उसमें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बनता है। मीजोनेफ्रिक डक्ट से अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस बनता है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। और इसमें क्या बनता है, यूट्रस, सर्विक्स। ठीक है, यूट्रस, सर्विक्स, अपर 1/3 ऑफ वजाइना बनता है। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब भी बनता है। इसके बाद में डक्टस एपिडिडाइमिस। ये सब हो गया हमारा ख़त्म, डेवलपमेंट ख़त्म। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं म्यूलेरियन डक्ट के एबनॉर्मलिटीज़। मेनली हिस्टोसैल्पिंगोग्राम से पता करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRI रहता है। इसके अंदर होता है यूट्रस, डायडेल्स, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस, आर्क्यूएट यूट्रस, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। देखो, यूनिकॉर्नुएट, बाइकॉर्नुएट, फिर उसके बाद में आर्क्यूएट, सेप्टेट। ठीक है, बाइकॉर्नुएट में आता है यूनिकॉलिस, बाइकॉर्निस, बाइकॉलिस। मेनली इसका WHO क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, म्यूलेरियन एजेनेसिस, यूनिकॉर्नुएट, क्लास 3, डेल्फाइज यूट्रस, 4 जो है बाइकॉर्नुएट, 5 सेप्टेट, 6 जो है आर्क्यूएट। मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम लोग, इम्परफरेट हाइमेन का तो अपन क्रूशिएट इंसिजन दे रहे थे, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, ग्रेटर देन 3 अगर अबॉर्शंस है तो यूनिफिकेशन सर्जरी करेंगे और फिर हिस्टोस्कोपिक रिसेक्शन करेंगे सेप्टा का। इसके बाद में हम लोग देखते हैं रेमनेंट्स ऑफ वुल्फियन डक्ट। वुल्फियन डक्ट मतलब क्या हो गया, मीजोनेफ्रिक डक्ट। मीजोनेफ्रिक डक्ट के रेमनेंट्स में आते हैं गार्टन्स डक्ट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद में आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में इसमें मेनली हमारा ये डिलेड प्यूबर्टी और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है LAQ पर्सपेक्टिव से। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने डेवलपमेंट देखा, उसके पहले मेंस्ट्रुएशन देखा। मेंस्ट्रुएशन में क्या देखा, प्रोलिफरेटिव फेज देखा, सीक्रेटरी फेज देखा। प्रोलिफरेटिव फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। सीक्रेटरी फेज को हम लोग कौन सा फेज बोलते हैं, ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन देखा। मेंस्ट्रुएशन में सडन ड्रॉप इन प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। फिर फॉलिकुलर फेज पे क्या होता है, डे 14 तक जाता है, LH बढ़ाता है, ईस्ट्रोजन और FSH रहता है इसके अंदर। और उसके बाद में उसमें क्या होता है, सारा जो डेड टिश्यू निकल जाता है, एंडोमेट्रियम का ग्रोथ होता है फॉलिकुलर फेज में। और उसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो बनाता है, सूटेबल बनाता है इसके लिए, ओवम के लिए। इसके बाद में हमने देखा मीजोनेफ्रिक डक्ट, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। उसके बाद में फोल्ड, ट्यूबरकल, स्वेलिंग से फीमेल में क्या निकल रहा था, लैबियो मेजोरा बन रहा था, और उसके अंदर मेल में स्क्रोटम बन रहा था। फिर उसके बाद में फोल्ड से जो था इसमें लैबिया माइनोरा बन रहा था और मेल्स में पेनिस बन रहा था। उसके बाद में
फोल्ड, स्वेलिंग और ट्यूबरकल से इसमें क्लिटोरिस बन रहा था, और उसके अंदर क्या बन रहा था मेल्स में, ट्यूबरकल से क्लिटोरिस और उसमें पेनिस बन रहा था। अच्छा ठीक है। इसके बाद में यूरोजेनाइटल साइनस, यूरोजेनाइटल साइनस से दोनों में यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा बन रहा था, इसके अंदर और बार्थोलिन्स ग्लैंड बन रहा था, और उसके अंदर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बन रहा था, और प्रोस्टैटिक यूट्रिकल। बस इतना याद रखेंगे। गुबर्नाकुलम से राउंड और ओवरियन लिगामेंट। फिर इसके बाद में ये आर्क्यूएट, सेप्टेट, यूनिकॉर्नुएट, बाइकॉर्नुएट यूट्रस। सबसे पहला यूनिकॉर्नुएट, फिर सेकेंड थर्ड वाला याद रखना है, म्यूलेरियन एजेनेसिस, फिर यूनिकॉर्नुएट, फिर थर्ड वाला याद रखना है, फिर बाइकॉर्नुएट, सेप्टेट, फिर आर्क्यूएट। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, इसमें मेनली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं फीमेल में। एज ऑफ प्यूबर्टी 8 से 13.5 ईयर्स तक होती है। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्यूबर्टी को, जेनेटिक, न्यूट्रिशन, बॉडी वेट, साइकोलॉजिकल स्टेट, सोशल और कल्चरल। देखो साइकोलॉजिकल, जेनेटिक, वेट, सोशल और कल्चरल, न्यूट्रिशन भी। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में क्या रहता है, टेनर्स और मार्शल्स के 5 इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंज रहते हैं। एक तो ब्रेस्ट, प्यूबिक हेयर्स, एक्सिलरी हेयर्स, ग्रोथ इन हाइट, मेंस्ट्रुएशन। ब्रेस्ट, प्यूबिक हेयर्स, एक्सिलरी हेयर्स, ग्रोथ इन हाइट और मेंस्ट्रुएशन, ये 5 चेंजेस रहते हैं। और सीक्वेंस क्या रहता है, सबसे पहले ग्रोथ स्पर्ट होता है, उसके बाद में क्या रहता है ब्रेस्ट चेंजेस रहते हैं जिसको हम थिलार्ज बोलते हैं। फिर जो ये प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर्स के चेंजेस रहते हैं जिसको हम एड्रेनार्च बोलते हैं, और उसके बाद में मिनार्च होता है। ठीक है, ग्रोथ स्पर्ट के बाद में क्या रहता है थिलार्च, एड्रेनार्च और मिनार्च। फिर उसके बाद में सीक्वेंस क्या रहता है, बॉयज़ में टेस्टिकुलर ग्रोथ होता है, फिर उसके बाद में पिनाइल ग्रोथ होता है, प्यूबार्च होता है, प्यूबिक हेयर्स होते हैं। और मेनली क्या होता है, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज़ करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, एलएच और एफएसएच रिलीज़ करता है। एलएच क्या करता है, प्रमोट करता है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट जैसे कि हमने देखा, और एफएसएच क्या करता है, एफएसएच स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन का रिलीज। ईस्ट्रोजन जो रहता है उसका नेगेटिव फीडबैक भी रहता है एफएसएच पे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन चेंजेस में क्या रहता है, प्यूबर्टी तक नेगेटिव फीडबैक रहता है हाइपोथैलेमस पे। प्यूबर्टी के बाद में नेगेटिव फीडबैक अबॉलिश हो जाता है, तो उसकी वजह से जीएनआरएच का रिलीज़ होता है। ग्रोथ हार्मोन, ईस्ट्रोजन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं ये सब ग्रोथ करवाते हैं हाइट में। फिर उसके बाद में मिनार्च, ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन लाइफ को बोलते हैं मिनार्च। 10 to 16 ईयर्स तक होता है, पीक टाइम 13 ईयर्स होता है। मिनार्च जो होता है इंटैक्ट हाइपोपिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस को डिनोट करता है, फंक्शनिंग ओवरीज है, रिस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम है, पेटेंट है यूट्रोवजाइनल कैनाल। उसके बाद में डिसऑर्डर्स ऑफ प्यूबर्टी में प्रिकॉशियस डिलेड प्यूबर्टी। उसके बाद में मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज़ में एमेनोरिया, मेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया। तो टैनर्स स्टेजिंग में अपन ने क्या देखा था, उसमें एक तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट था, उसके बाद में क्या था, प्यूबिक हेयर्स थे, एक्सिलरी हेयर्स थे, ग्रोथ इन हाइट था और मेंस्ट्रुएशन था, यही सब था ना। फिर इसके बाद में स्टेज 1 में क्या होता है, प्री प्यूबर्टल स्टेज। स्टेज 2 में ब्रेस्ट बड्स आते हैं। स्टेज 3 में ब्रेस्ट टिश्यू का इन्लार्जमेंट होता है। स्टेज 4 में मोल्डिंग होता है एरियोला का और पैपिला का। प्यूबिक हेयर की भी स्टेजिंग है, 1 to 5 स्टेज होते हैं। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, अगर 8 ईयर्स से पहले मेंस्ट्रुएशन का ऑनसेट हो गया तो उसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। इसके अंदर ब्रेस्ट बड्स का अपीयरेंस जो होता है 8 ईयर्स के अंदर ही हो जाता है। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन बिफोर 10 ईयर्स एंड अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बड्स बिफोर 8 ईयर्स इज नोन एज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। मेल्स में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी 9 ईयर्स का होता है, ब्रेस्ट बड्स 8 ईयर, मेन में 9 ईयर्स और मेंस्ट्रुएशन 10 ईयर्स। टाइप्स में रहता है जीएनआरएच डिपेंडेंट और जीएनआरएच इंडिपेंडेंट। जीएनआरएच डिपेंडेंट में क्या होता है, मेनली सेंट्रल होता है, जीएनआरएच डिपेंडेंट को सेंट्रल बोलते हैं और जीएनआरएच इंडिपेंडेंट को पेरिफेरल बोलते हैं। तो अब जो जीएनआरएच डिपेंडेंट वाले के कॉजेस में होते हैं, एक तो कंजेनाइटल डिफेक्ट जैसे कि हाइड्रोकेफेलस, फिर ट्यूमर्स जैसे कि ग्लायोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, ठीक है, और एक्वायर्ड ट्रॉमा हो गया, हेड इंजरी हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म, रिकेट्स, वॉन रेक्लिंग-हॉसन डिसीज। पेरिफेरल में आते हैं ओवरियन कॉजेस, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर, थीका सेल ट्यूमर। फिर उसके बाद में आ जाते हैं एड्रीनल कॉजेस, एड्रीनल न्यूप्लेसिया हो गया या फिर गोनाडोट्रोपिन ट्यूमर, डिसजर्मिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है, ये HCG सीक्रेट करते हैं। इसके अलावा हो जाते हैं ओसी पिल्स का, हेट्रोसेक्सुअल, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, सेंट्रल, जीएनआरएच डिपेंडेंट, जीएनआरएच इंडिपेंडेंट। जीएनआरएच डिपेंडेंट के कॉजेस में होते हैं एक तो हाइड्रोकेफेलस, दूसरे ट्यूमर, ट्यूमर में ग्लायोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, ठीक है, एस्ट्रोसाइटोमा। फिर उसके बाद में एक्वायर्ड में ट्रॉमा, वॉन रेक्लिंग-हॉसन डिसीज, इन्फ्लेमेशन, मेनिंजाइटिस, इनकेफेलाइटिस। फिर पेरिफेरल में ओवरियन में
जर्म सेल ट्यूमर, ग्रैनुलर सेल ट्यूमर, थीका सेल ट्यूमर। फिर उसके बाद में डिस्टर्मिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा। फिर उसके बाद में हेट्रोसेक्शुअल है। इसमें क्या होगा, प्री मेच्योर ग्रोथ स्पर्ट होगा, थिलार्च, प्यूबार्च, मेनार्च, ये तीनों प्री मेच्योर हो जाएंगे, 8 ईयर्स के पहले हो जाएगा। फिर एक्सरे में क्या होगा, एक्सरे हैंड और व्रिस्ट में एक्सेलरेशन होगा ग्रोथ का। पेल्विक सोनोग्राफी से हम लोग रूल आउट करेंगे ओवरियन पैथोलॉजी के लिए। एक्सरे स्कल, सीटी, एमआरआई ब्रेन, इंट्राक्रेनियल लीजन को रूल आउट करने के लिए सीरम एचसीजी, एफएसएच, एलएच करेंगे। थायराइड प्रोफाइल, सीरम ईस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, ये सब करेंगे। ट्रीटमेंट में जीएनआरएच एगोनिस्ट देंगे। क्या देंगे, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट, साइप्रोटीन एसिटेट और डायनाजोल। जीएनआरएच एगोनिस्ट, ये क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस रिसेप्टर का डाउन रेगुलेशन करके। सप्रेस करेंगे एफएसएच एलएच का सीक्रेशन, रिवर्स करेंगे ओवरियन साइकिल, एस्टैब्लिश करेंगे एमेनोरिया, रिग्रेशन करेंगे ब्रेस्ट और प्यूबिक हेयर। ब्यूसिरेलिन देंगे। जीएनआरएच एगोनिस्ट में ब्यूसिरेलिन, फिर उसके बाद में डायनाजोल, साइप्रोटीन एसिटेट और मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट। ठीक है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट जो रहेगा ये मेनली गोनाडल स्टेरॉइड्स को सप्रेस करेगा, मेंस्ट्रुएशन को सप्रेस करेगा, सब यही काम करेंगे। फिर उसके बाद में डिलेड प्यूबर्टी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी 8 ईयर्स के पहले। डिलेड प्यूबर्टी अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट ही नहीं हुआ 14 ईयर्स तक, और मिनार्च नहीं आया 16 ईयर्स तक, और उसमें क्या था, ब्रेस्ट डेवलपमेंट 8 ईयर्स और मिनार्च जो था 10 ईयर्स। फिर उसके बाद में कॉजेस क्या रहता है, हाइपोगोनाडोट्रोपिक, हाइपोगोनाडिज्म, हाइपोगोनाडोट्रोपिक, हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म और हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। तो ठीक है, डिलेड प्यूबर्टी के और यूगोनाडिज्म ये कॉजेस रहते हैं। तो हाइपरगोनाडोट्रोपिक मतलब गोनाडल डिसजेनेसिस हो गया, ओवरियन फेलियर हो गया, या फिर प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस। हाइपो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डिले है, क्रॉनिक इलनेस, माल न्यूट्रिशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, इंट्राक्रेनियल लीजन, कैलमन सिंड्रोम, ये सब हो गया डिलेड प्यूबर्टी में। फिर उसके बाद में यू गोनाडोट्रोपिन की डेफिशिएंसी की वजह से यूगोनाडिज्म, म्यूलेरियन एजेनेसिस, इम्परफोरेट हाइमन, ये सब हो गया अपना डिलेड प्यूबर्टी के कॉजेस। तो डिलेड फिर उसके अंदर है प्यूबर्टी मेनोरेजिया, एक्सेसिव साइक्लिक रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है एडोलेसेंस में। कॉजेस होता है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, एनोवुलेटरी साइकिल्स, अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन एकदम अनअपोज्ड हो गया। अपन ने देखा था मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, सडन डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन की वजह से। ठीक है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, हैवी पीरियड्स, एंडोक्राइन डिसफंक्शन की वजह से, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये सब हाइपोथायरॉयडिज्म, वॉन विलेब्रांड डिसीज, ल्यूकेमिया, पेल्विक ट्यूमर, फाइब्रॉइड वगैरह की वजह से प्यूबर्टी मेनोरेजिया हो रहा है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, रेस्ट एश्योरेंस हेमाटेनिक्स देंगे। अगर फिर भी हैवी ब्लीडिंग हो रही है प्यूबर्टी मेनोरेजिया में मेनली अपन क्या करेंगे, हेमाटेनिक्स। अगर फिर भी हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए एडमिट कर लेंगे, हीमोग्लोबिन, पेरिफेरल ब्लड काउंट, प्लेटलेट काउंट, क्लॉटिंग फैक्टर सब स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में यूएसजी करेंगे, थायराइड प्रोफाइल देखेंगे। अगर प्राइमरी ये है DUB, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो फिर अपन क्या करेंगे, प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी देंगे, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट। अपन इसमें भी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में भी यही दे रहे थे, क्या दे रहे थे अपन, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट देंगे। और इसके अलावा क्या करेंगे, अगर रिस्पॉन्सिव है तो 2 to 3 साइकिल तक कंटिन्यू करेंगे। अगर अनरिस्पॉन्सिव है तो कॉन्जुगेट ईस्ट्रोजन देंगे। कितना, 20 to 40 mg IV 6 to 8 आवर्स में। रिस्पॉन्सिव है तो रिप्लेस करेंगे ओरल पिल्स जिसके अंदर 50 माइक्रोग्राम ईस्ट्रोजन। अनरिस्पॉन्सिव है तो डायलिटेशन और क्यूरेटर और बायोप्सी करेंगे। अगर सेकेंडरी है थायराइड डिसफंक्शन, ITP, ल्यूकेमिया, वॉन विलेब्रांड डिसीज, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट थेरेपी करेंगे। ये हो गया अपना प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी। और ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में अपन ने क्या देखा, डायनाजोल देंगे, ग्रोथ हार्मोन एगोनिस्ट जैसे कि ब्यूसुरेलिन देंगे, और उसके अलावा ब्यूसुरेलिन हो गया, डायनाजोल हो गया, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट देंगे, और चौथा क्या दे रहे थे हम लोग, साइप्रोटीन एसिटेट देंगे। ये सब क्या करेंगे, जो भी है अपना ब्रेस्ट डेवलपमेंट ये सब स्लो डाउन कर देंगे। और प्यूबर्टी मेनोरेजिया देखिए, डिलेड प्यूबर्टी में अपन क्या करते हैं, प्यूबर्टी मेनोरेजिया में हेमाटेनिक्स देते हैं। अगर उससे काम नहीं हो रहा तो देखते हैं प्राइमरी है कि सेकेंडरी। प्राइमरी है तो प्रोजेस्ट्रॉन जैसे कि मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट देते हैं। अगर उससे काम हो रहा है तो ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे 2 to 3 साइकिल तक। अगर अनरिस्पॉन्सिव है तो ईस्ट्रोजन देंगे IV, कितना, 20 to 40 mg
और अगर रिस्पॉन्सिव है तो ओरल पिल्स के साथ में 50 माइक्रोग्राम वाली कंटिन्यू करेंगे, और अगर अनरिस्पॉन्सिव तो डायलिटेशन और क्यूरेटाज और बायोप्सी करेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या रहता है? अगर सीजेशन ऑफ मेंसेस हो रहा है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद में 12 मंथ्स ऑफ एमेनोरिया। क्लिमैक्ट्रिक क्या है? जिसमें वुमन जो होती है पास करती है रिप्रोडक्टिव से नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज में, 5 to 10 ईयर्स कवर करता है ये। पेरी मेनोपॉज क्या रहता है? पीरियड ऑफ मेनोपॉज characterized by fluctuating hormone, irregular menstrual cycle और menstrual symptom. Post menopausal bleeding. Post menopausal bleeding के causes क्या रहते हैं? Excessive estrogen, vaginitis, uterine sarcoma, dysfunctional uterine bleeding, endometriosis, एक तो सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवरियन कैंसर, फिर उसके बाद में एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एस्ट्रोजन बढ़ गया, सब ई से याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम लोग? बायोप्सी करेंगे, एस्पिरेशन, साइटोलॉजी करेंगे, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, इसके अंदर सलाइन इन्फ्यूजन अल्ट्रासोनोग्राफी भी करेंगे, ठीक है। और हिस्ट्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, फ्रैक्शनल क्यूरेटाज, लैप्रोस्कोपी, सीटी, एमआरआई। अगर रिकरेंट कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है तो हिस्टेक्टोमी कर देंगे बायलैटरल सैल्फिंगो उफ्रेक्टोमी के साथ में। आर्टिफिशियल मेनोपॉज। मेनोपॉजल सिम्टम्स क्या रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो वेजोमोटर सिम्टम्स में हॉट फ्लशेस होते हैं, यूरोजेनाइटल एट्रोफी की वजह से क्या होता है? यूरोजेनाइटल एपिथेलियम चेंज हो जाता है, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से डिस्पेरिनिया, डिसयूरिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर। कार्डियोवैस्कुलर में क्या रहता है? एलडीएल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस और थ्रोम्बस फॉर्मेशन। एंजाइटी, हेडेक, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिंकलिंग ऑफ स्किन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर। तो इसके अंदर सिनाइल वेजिनाइटिस हो जाता है, ड्राई वजाइना, डिक्रीज एस्ट्रोजन की वजह से। मीनोपॉज में क्या होता है? ओवरियन फेलियर हो जाता है, डिप्लेशन हो जाता है ओवरियन फॉलिकल का, तो एनओव्यूलेशन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है प्रोजेस्टेरोन, एमेनोरिया, डिक्रीज ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन हो जाता है ओवरी से, तो उसकी वजह से क्या होता है? सिनाइल वेजिनाइटिस, बोन मास, ऑस्टियोपोरोसिस। एफएसएच जो होता है वो बढ़ जाता है, नेगेटिव फीडबैक एफएसएच पे लॉस्ट हो जाता है, तो एफएसएच यूरिन में एक्सक्रीट होता है, तो ह्यूमन मीनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन बढ़ जाता है। और नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट क्या रहता है? मीनोपॉजल सिम्टम्स का वेट मैनेजमेंट, कैल्शियम इंटेक, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, सीजेशन ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ड्रग्स में बाय बिसफॉस्फोनेट्स, फ्लोराइड्स, एसईआरएम, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जैसे कि रेलॉक्सिफेन देंगे, क्लोनिडिन देंगे, गाबापेंटिन देंगे, सोय प्रोटीन देंगे, वो भी सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर के जैसे एक्ट करता है, बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ाता है, एलडीएल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है। तो ये बहुत काम का हो गया। हमने अभी मीनोपॉज देखा और मेनोरेजिया देखा। देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा है? एक तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी। डिलेड प्यूबर्टी में मेनली मेनोरेजिया होता है। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में हम लोग क्या क्या देते हैं? हम लोग देते हैं जीएनआरएच एगोनिस्ट जैसे कि ब्यूसिलेलिन, उसके बाद में डानाजोल दे रहे थे, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसिटेट और साइप्रोटीन एसिटेट। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ब्यूसिलेलिन, डानाजोल, ब्यूसिलेलिन जीएनआरएच एगोनिस्ट, फिर उसके बाद में डानाजोल, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसिटेट और साइप्रोटीन एसिटेट। और उसके बाद में डिलेड ये पढ़ा था हमने, डिलेड प्यूबर्टी। डिलेड प्यूबर्टी में क्या हो रहा था? मेनोरेजिया हो रहा था। मेनोरेजिया हो रहा था तो हम लोग क्या दे रहे थे उसमें मेनली? हाँ ये तो डिलेड प्यूबर्टी में हम लोग दे रहे थे ये सबसे पहले हम लोग हेमाटेनिक्स दे रहे थे। अगर हेमाटेनिक्स से ठीक हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर देखते थे प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। प्राइमरी अगर डीयूबी है, डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग, तो हम लोग मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट दे रहे थे। अगर उससे ठीक हो रहा था तो 2 to 3 साइकिल्स तक कंटिन्यू कर रहे थे। अगर मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट अनरिस्पॉन्सिव था तो उसके बाद में हम लोग ईस्ट्रोजन दे रहे थे, 20 to 40 mg IV दे रहे थे। फिर उसके बाद में अगर उससे काम कर रहा है तो हम ओरल पिल्स पे ट्रांसफ़र कर रहे थे 50 माइक्रोग्राम वाली, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अनरिस्पॉन्सिव था तो हम लोग बायोप्सी कर रहे थे। और सेकेंडरी है जो भी इन्फेक्शन के जैसे कि थायराइड डिसफंक्शन, आईटीपी, ल्यूकेमिया, तो उसको हम ट्रीट कर रहे थे। और इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? मेनली प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में क्या थे? एक तो सेंट्रल हो सकता है जीएनआरएच डिपेंडेंट, जीएनआरएच इंडिपेंडेंट पेरिफेरल। सेंट्रल में क्या हो सकता है? ट्यूमर हो सकता है, एडिनोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, ये सब, एस्ट्रोसाइटोमा, हाइड्रोकेफलस हो सकता है। और दूसरा ट्रॉमा, हेड इंजुरी या फिर वॉन रेकलिंग हॉसन डिसीज, सेल्फिया को याद कर लेंगे। और पेरिफेरल में क्या होता है? ओवरियन कॉजेज में ग्रैनुलर सेल ट्यूमर, थिका सेल ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा, डिस्जर्मिनोमा, ये सब हो सकता है। और हेट्रोसेक्सुअल हो सकता है। इसमें क्या होता है? मेनली प्रीमेच्योर थिलार्ज प्यूबर्ट पेनाच हो जाता है। थिलार्ज ब्रेस्ट डेवलपमेंट, उसके बाद में प्यूबर्ट
एक्सरी और प्यूबिक हेयर, और मिनार्च मेंस्ट्रुएशन। इसमें हमको क्या दिखता है मेनली, सब एक्सरे वगैरह सब कुछ करते हैं हम। उसके बाद में डिलेड प्यूबर्टी में क्या करते हैं, हमने ये भी देखा था, लिम्फेटिक ड्रेनेज, यूट्रस का एक्सटर्नल इलियाक, इंटरनल इलियाक, पेरा एओर्टिक, सर्विक्स का एक्सटर्नल इलियाक, इंटरनल इलियाक, उसके बाद में सैक्रल और पोथा, ऑब्चुरेटर और पैरामीडियन। इसके बाद में क्या था हमने और क्या देखा था, ये यूट्रोसैक्रल, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। फिर उसके बाद में ये देखा था हमने पैरावेसिकुलर फेशियल था, उसके बाद में पीछे था वेसिको यूट्राइन स्पेस, रेक्टो यूट्राइन स्पेस और रेक्टो प्यूबिक स्पेस। उसके बाद में बाकी सब तो हमको पता ही है। पेल्विक फ्लोर में क्या क्या आता है ये भी देखा था, फेलोपियन ट्यूब भी देख लिया था। तो इसके बाद में हम लोग डिलेड प्यूबर्टी का ट्रीटमेंट में मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन देंगे, काम कर रहा है तो 2 to 3 साइकिल्स तक कंटिन्यू करेंगे। अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग ईस्ट्रोजन देंगे, कंजुगेटेड ईस्ट्रोजन 20 to 40 mg IV देंगे। हर 6 से 8 घंटे में काम कर रहा है तो 50 माइक्रोग्राम ऑफ ईस्ट्रोजन की ओरल पिल्स पे वो करेंगे। अनरिस्पॉन्सिव है तो डायलिटेशन और क्यूरेटिज और बायोप्सी करेंगे। और सेकेंडरी कॉज होता है तो उसको ट्रीट करेंगे। अब मेनोपॉज क्लाइमेट्रिक क्या होता है, जब रिप्रोडक्टिव से नॉन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में शिफ्ट होती है फीमेल, 10 ईयर्स का होता है। मेनोपॉज क्या रहता है, सीधे शुरू हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद में 12 months ऑफ एमेनोरिया होता है। पेरीमेनोपॉज क्या रहता है, इरेगुलर होता है। फिर उसके बाद में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मेनोपॉज के बाद में ब्लीडिंग हो रही है तो क्या हो सकता है उसका कॉज, सर्वाइकल कैंसर, ओवरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ईस्ट्रोजन बढ़ गया, इतना ही लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, बायोप्सी करेंगे, डायलिटेशन क्यूरेटाज, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी करेंगे, फ्रैक्शनल क्यूरेटाज करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हिस्टेक्टोमी, बायलैटरल सल्फिंगो ऊफ्रेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी और बायलैटरल सल्फिंगो ऊफ्रेक्टोमी। अब मीनोपॉज में क्या होता है, मीनोपॉज में सबसे पहले साइकोमोटर चेंजेस, हेडेक, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया। फिर उसके बाद में ब्रेन हो गया, फिर स्किन ड्राई हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम देखते हैं वेजोमोटर चेंजेस, हॉट फ्लशेस आएंगे, ठीक है। हॉट फ्लशेस में मेनली स्वेटिंग होगा, हॉट फ्लशेस, पैल्पिटेशन होगा। फिर यूरोजेनाइटल एट्रोफी, वल्वा की एट्रोफी हो जाएगी अपनी, यूरोजेनाइटल एपिथेलियम की डिस्पेरिनिया और डिसयूरिया होगा। फिर फ्रैक्चर बढ़ जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, हॉट फ्लशेस। फिर उसके बाद में इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, हेडेक होगा। स्किन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगी, व्रिंकलिंग होगा। फिर उसके बाद में नीचे आता है कार्डियोवैस्कुलर में क्या होगा, LDL बढ़ जाएगा, HDL कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में और नीचे आता है तो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाएगा और वजाइना जो होगा ड्राई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा इसका मीनोपॉज का। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, मीनोपॉजल सिम्टम्स के नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट में विटामिन डी और ये देंगे, कैल्शियम देंगे, वेट मैनेजमेंट करेंगे, सीजेशन करेंगे, स्मोकिंग और अल्कोहल का ड्रग्स जैसे कि हम लोग बिसफॉस्फोनेट्स देंगे। मीनोपॉज में हम लोग क्या देते हैं, मीनोपॉज में बिसफॉस्फोनेट्स और फ्लोराइड। बिसफॉस्फोनेट्स में क्या आता है, जाई, जोलेंड्रोनेट, एलेंड्रोनेट, इटिड्रोनेट। फिर उसके बाद में फ्लोराइड देंगे। फ्लोराइड के बाद में SERM देंगे, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में आता है रेलॉक्सिफेन, टेमॉक्सिफेन, ठीक है। बिसफॉस्फोनेट्स, SERM, फ्लोराइड्स, क्लोनेडिन देंगे और सोई प्रोटीन देंगे। ये हो गया हमारा मीनोपॉज खत्म। इसके बाद में हम लोग आते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या होता है मीनोपॉज के लिए, कब देते हैं, जब मीनोपॉज के सिम्टम्स को रिलीव करना है, प्रिवेंशन करना है ऑस्टियोपोरोसिस का, प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर हो गया, गोनाडल डिसजेनेसिस। डिक्रीज करता है वेजोमोटर सिम्टम्स जैसे कि हॉट फ्लशेस, स्वेटिंग, पैल्पिटेशंस, ये सब। यूरोजेनाइटल एट्रोफी को कम करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ड्राई वजाइना नहीं होता। फिर उसके बाद में आ जाते हैं बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाता है, सारे जो भी थे डिक्रीज करता है, रिस्क ऑफ हिप एंड वर्टिब्रा फ्रैक्चर। साइड इफेक्ट्स होता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, तीनों कैंसर हो सकता है और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अक्यूट लिवर फेलियर, कैंसर। इसमें मेनली अपन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। ईस्ट्रोजन में कॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन या फिर ईस्ट्राडायोन, और प्रोजेस्टेरॉन में मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट या फिर डाईहाइड्रोप्रोजेस्टेरॉन। मोड ऑफ थेरेपी सबडर्मल, ट्रांसडर्मल, वजाइनल क्रीप, परक्यूटेनियस ईस्ट्रोजन जेल देते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, मेनली प्रीमेच्योर ओवरियन इनसफिशिएंसी, ओवरियन फेलियर हो जाता है 40 के पहले। क्यों फेलियर होता है, जर्म सेल के माइग्रेशन का या फिर जर्म सेल डिप्रेशन का रेट बढ़ जाता है। इसके अंदर होता है टर्नर सिंड्रोम, ट्राइजोमी, गोनाडल डिसजेनेसिस। ऑटो इम्यून में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शंस, ये सब की वजह से। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मिनिमाइज करते हैं पोस्ट मेंस्ट्रुअल हेल्थ हज़ार्ड्स। अभी हम लोग ब्रेस्ट का देखने वाला है। ब्रेस्ट वाला जो है बहुत ईजी है, 2 मिनट में हो जाएगा। अगर मेनली मैस्टाइटिस हो रहा है या फिर गैलेक्टोरिया। गैलेक्टोरिया में क्या हो रहा है, एबनॉर्मल मिल्क
मिल्की फ्लूइड आ रहा है इससे ब्रेस्ट से, तो उसका मेनली हाइपर प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन बढ़ गया उसकी वजह से हो रहा है। तो इसका अपन ट्रीटमेंट में क्या देंगे, ब्रोमोक्रिप्टिन केबरगोलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन और केबरगोलिन। उसके बाद में हो रहा है मास्टैल्जिया, मास्टैल्जिया मतलब क्या, पेनफुल ब्रेस्ट। तो उसका दो कॉजेज रह सकते हैं, एक तो साइक्लिकल और दूसरे नॉन साइक्लिकल। साइक्लिकल मतलब क्या कि यंग वुमेंस में देखने के लिए मिलता है मेंस्ट्रुएशन के पहले, और नॉन साइक्लिकल मतलब ओल्डर वुमेंस में, ठीक है। साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल, साइक्लिकल मतलब यंग वुमेंस में और नॉन साइक्लिकल मतलब ओल्डर वुमेंस में। तो फिर नॉन साइक्लिकल वाले में अपन क्या करेंगे, अश्योरेंस देंगे। अगर माइल्ड है तो, मॉडरेट है तो अपन क्या करेंगे, ये एनाल्जेसिक्स देंगे, या फिर प्रिमरोज ऑयल लगाने के लिए बोलेंगे, या फिर विटामिन B6 प्रिमरोज ऑयल, या फिर विटामिन B6 देंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा तो अपन डानाजोल देंगे और ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे। अगर फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, डानाजोल ब्रोमोक्रिप्टिन देने के बाद में ये करेंगे GnRH एगोनिस्ट, जैसे कि ब्यूसरेलिन गोसरेलिन देंगे, टेमोक्सिफेन देंगे। अपन इसमें क्या दे रहे थे, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में ब्यूसरेलिन, डानाजोल, साइप्रोटीन एसिटेट, मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसिटेट। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे नॉन साइक्लिकल है तो एनसिड्स देंगे, एनेस्थीसिया और स्टेरॉइड्स देंगे मास्टैल्जिया। फिर उसके बाद में फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिसीज, इसके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रेशियो अल्टर हो जाता है, मेनली प्रोजेस्टेरोन के कम होने की वजह से होता है, स्ट्रेस, नरीपैरिटी या फिर डिलेड मेनोपॉज की वजह से। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, मेनली ट्रीटमेंट में विटामिन E देते हैं, डानाजोल देते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन, डानाजोल और विटामिन E, एसिटामिनोफेनॉल या फिर एनसिड्स भी देते हैं, और रिड्यूस करते हैं कॉफ़ी टी का इंटेक। फिर सेक्सुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, इसके अंदर आते हैं एक तो टर्नर सिंड्रोम और टर्नर्स और क्लिनफिल्टर्स। टर्नर्स क्या रहता है, 45XO होता है, इसके अंदर गोनाडल डिसजेनेसिस हो जाता है। XO है तो ऑफकोर्स गोनाडल डिसजेनेसिस हो गया। फिर मोस्ट कॉमन जो रहता है पेरेंटल X क्रोमोसोम से रिजल्ट करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होते, शॉर्ट स्टेचर रहता है, स्ट्रीक गोनाड्स रहते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया, ब्रॉड चेस्ट, नेक वेबिंग, यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मलिटीज। टर्नर सिंड्रोम क्या रहता है, मेनली X45X रहता है, गोनाडल डिसजेनेसिस हो जाता है। फिर सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट एब्सेंट रहता है, शॉर्ट स्टेचर, स्ट्रीक गोनाड्स, नेक वेबिंग, ब्रॉड चेस्ट, यूरिनरी ट्रैक एब्नॉर्मलिटीज रहती है। इंटेलिजेंस नॉर्मल रहता है। सेक्स कैरियोटाइपिंग करते हैं हम लोग, इसके अंदर सीरम E2 जो रहता है बहुत कम रहता है, FSH और LH ज़्यादा रहता है। न्यूकल स्किन फोल्ड थिकनिंग और सिस्टिक हाइग्रोमा देखते हैं अपन। टर्नर्स के लिए जो इसमें कर रहे थे, न्यूकल स्किन फोल्ड थिकनिंग और सिस्टिक हाइग्रोमा देखने के लिए मिलेगा, एकदम फ्लूइड भर जाएगा। फिर उसके बाद में क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या रहता है, 47XY, 45XO था टर्नर्स। उसके बाद में एडवर्ड्स, पटाउज और डाउन्स जो है वो अलग है, एक 18 है, एक 21 है, एक 13 है, पटाउ और एडवर्ड, ठीक है। क्लिनफिल्टर्स में क्या रहता है, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन हो जाता है सेक्स क्रोमोसोम का गेमेटोजेनेसिस के टाइम, तो 47XXY हो जाता है। क्लिनफिल्टर्स जो रहते हैं इनफर्टाइल रहते हैं बट इम्पोर्टेंट नहीं रहते, ठीक है। इनफर्टाइल बट इम्पोर्टेंट नहीं रहते। मोस्ट कॉमन कॉज तो रहता है टेस्टिकुलर फेलियर रहता है। मेल जिनके अंदर क्लिनफिल्टर रहता है, दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और लेडिक सेल्स का डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, टेस्टी स्मॉल और फॉर्म रहती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, क्रिप्टोकार्डिज्म और स्टेरिलिटी होती है। नेगेटिव फीडबैक जो रहता है FSH और LH का लॉस हो जाता है, लेडिक सेल स्टिमुलेट होता है, एंड्रोस्टिनिडोन रेज होता है, ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, गायनेकोमैस्टिया और लेंथ ऑफ लेग्स और आर्म्स बढ़ जाती है। और उसके अंदर क्या था, शॉर्ट स्टेचर था टर्नर्स में, एजोस्पर्मिया या फिर ओलिगोस्पर्मिया होता है। इंक्रीज रिस्क होता है SLE का, ब्रेस्ट कैंसर का, डायबिटीज़ मेलिटस का। टेस्टिकुलर बायोप्सी करते हैं, इनके अंदर टेस्टिस छोटे होते हैं ना, स्मॉल और फर्म होते हैं। फिर उसके बाद में FSH और LH रेज होते हैं दोनों में, और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन थेरेपी देते हैं। तो हमने अभी दो चीज़ें देखी, एक तो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। टर्नर्स क्या था 45XO और क्लिनफिल्टर्स क्या है 47XXY। तो फिर इसमें टर्नर्स में क्या होता है, मेनली ब्रॉड चेस्ट हो जाता है, शॉर्ट नेक होता है, शॉर्ट स्टेचर होता है, और उसके अलावा क्या रहता है इनके अंदर ये रहता है गोनाडल डिसजेनेसिस हो जाता है, ठीक है। स्ट्रीक गोनाड्स रहता है, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होता, यूरिनरी ट्रैक एब्नॉर्मलिटीज। इन्वेस्टिगेशन में FSH LH ज़्यादा रहता है। उसके बाद में ऑब्स्टेटिक में सिस्टिक हाइग्रोमा और नकल ट्रांसलूसेंसी जो रहती है, नकल स्किन फोल्ड थिकनेस बड़ी हुई रहती है। 45XO मिलता है, E2 बढ़ जाता है सीरम। फिर इसके बाद में ये क्लिनफिल्टर्स में क्या होता है अपना, मेनली FSH और
FSH बढ़ जाता है, LH बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग आर्म्स और लेग्स की लेंथ बढ़ जाती है और गायनेकोमैस्टी हो जाता है एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से। एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया होता है। टेस्टिस जो होता है स्मॉल और फर्म होते हैं क्योंकि थिन फिल्टर्स के अंदर डैमेज हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और लेडिक सेल का। तो SLE और कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डायग्नोसिस में अपन टेस्टिकुलर बायोप्सी करते हैं। उसके अलावा FSH LH बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है, टेस्टोस्टेरोन थेरेपी देते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। कॉजेज़ क्या रहते हैं हिर्सुटिज्म के। हिर्सुटिज्म के कॉजेज़ में सबसे इंपॉर्टेंट एक तो PCOS, सबको पता है, ये ओवरियन में PCOS। उसके बाद में ओवरियन ट्यूमर लिख देंगे अपन, ठीक है। फिर उसके बाद में एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, ओबेसिटी। उसके बाद में एक्सोजीनस में एंड्रोजेंस, पोस्ट मेनोपॉजल पिट्यूटरी ट्यूमर, ओवरियन ट्यूमर। फिर उसके बाद में सर्टोली सेल ट्यूमर, लेडिक सेल ट्यूमर, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़, पिट्यूटरी ट्यूमर में कशिंग्स डिसीज़, एक्रोमेगाली, ये सब हो गया ओबेसिटी। एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, ये सब हो गए हिर्सुटिज्म के कॉज। अब हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुएशन में एक तो मेट्रोरेजिया इंपॉर्टेंट है और डिस्मेनोरिया इंपॉर्टेंट है। तो मेट्रोरेजिया क्या होता है, पेनफुल इरेगुलर, अगर ये हो गई अपनी ब्लीडिंग हो गई, एसाइक्लिक इरेगुलर कभी भी हो रही है। इसके कॉजेस रहते हैं एक तो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, फाइब्रॉइड। उसके बाद में पॉलिप, कार्सिनोमा सर्विक्स और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ब्लीडिंग होती है तो मेनली कार्सिनोमा, पॉलिप, फाइब्रॉइड, DUB। कॉजेस क्या रहते हैं, कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग के, कार्सिनोमा सर्विक्स, म्यूकस पॉलिप ऑफ सर्विक्स, इन्फेक्शन हो गया, क्लमाइडिया, ट्यूबरकुलर सर्विसाइटिस। फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट क्या करते हैं, अंडरलाइंग पैथोलॉजी का ट्रीट करते हैं, मैलिग्नेंसी को इवैक्यूएट करते हैं। अब अपन ये सोचेंगे कि कार्सिनोमा सर्विक्स है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो कार्सिनोमा सर्विक्स में अपन क्या करते हैं, मेनली प्रिवेंटिव मेजर्स में HPV वैक्सीन देते हैं, गार्डासिल या फिर गार्डासिल 9 या फिर सर्वावैरिक्स। उसके बाद में रेडिएशन में कौन से, ब्रेकी थेरेपी और EBRT, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। और एब्लेटिव मेथड्स में क्रायो सर्जरी, ट्रेजर सर्जरी। और उसके बाद में 2 सर्जरीज थी, लार्ज लूप एक्सीजन ऑफ ट्रांजिशन जोन, लेट्स, और लीप क्या था, लूप इलेक्ट्रो एक्सीजन प्रोसीजर और हिस्ट्रेक्टोमी। ये हो गया अपना सर्विक्स का कैंसर हो गया तो उसका मैनेजमेंट। उसके बाद में ओवरी कैंसर हो गया तो उसका मैनेजमेंट कैसे कर रहे थे हम लोग, क्या था, ओवरियन कैंसर। मेनली यंग वुमन में अपन सिर्फ ओवरियन सिस्टेक्टोमी कर रहे थे। ओवरी जो था, हेल्दी ओवरी को बिहाइंड छोड़ दे रहे थे। अगर दोनों ओवरीज इन्वॉल्व है तो अपन क्या कर रहे थे, ओवरियोटोमी कर रहे थे, साल्फिंगोफ्रेक्टोमी। बिग ट्यूमर डिस्ट्रॉय कर दे रहा है सारे ओवरियन टिश्यू को। और अगर बायलैटरल है तो रिटेंशन ऑफ यूट्रस कर रहे थे। और अगर 40 ईयर से ज़्यादा जो टोटल हिस्टेक्टोमी विद बायलैटरल साल्फिंगोफ्रेक्टोमी। मेनली क्या है, ओवरियन सिस्टेक्टोमी, ओवरियोटोमी और साल्फिंगोफ्रेक्टोमी जिसको बोलते हैं। उसके बाद में इसमें मेनली अपन दोनों फेलोपियन ट्यूब और ओवरी रिमूव कर दे रहे थे, बट यूट्रस को रिटर्न कर रहे थे। और हिस्टेक्टोमी विद बायलैटरल साल्फिंगोफ्रेक्टोमी। और अगर मैलिग्नेंट है तो कीमोथेरेपी में कार्बोप्लास्टिन, पैक्लिटैक्सिन, ठीक है। और कितना, 5 to 6 साइकिल्स। एडवांस डिसीज तो 5 to 6 साइकिल्स, 3 to 4 वीकली। इसके बाद में हमने सर्विक्स देख लिया। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में क्या कर रहे थे हम लोग, मेनली वर्थम सिस्टेक्टोमी। उसके अंदर यूट्रस, सर्विक्स और 1 सेंटीमीटर ऑफ वजाइना को रिमूव कर दे रहे थे। कार्डिनल और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट को रिमूव कर दे रहे थे। और उसके बाद में यूट्राइन आर्टरी को भी रिमूव कर दे रहे थे। इनलार्ज लिम्फ नोड को भी रिमूव कर दे रहे थे, ठीक है। इसके बाद में ट्रीटमेंट कर दिया अपन ने मेट्रोरेजिया में, मैलिग्नेंसी का, फाइब्रॉइड, पॉलिप, ये सब हो गए। इसके कॉज डिस्मेनोरिया क्या है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब कर रहा है डे टू डे एक्टिविटीज़। के टाइप्स प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं है, ओवुलेटरी साइकिल में देखने के लिए मिलता है। स्टार्ट करता है 1 ईयर ऑफ मेनार्च के पहले, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड पे डिसअपियर कर देता है। ट्रीटमेंट क्या है, मेफिनेमिक एसिड, ओसी पिल्स साइकिल को एनोवुलेटरी बनाते हैं। सर्जरी में डायलेटेशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल, पैरासर्वाइकल ब्लॉक या फिर लूना करते हैं। यूट्रोसैक्रल नर्व एब्लेशन, ठीक है। सेकेंडरी में क्या रहता है, पेल्विक पैथोलॉजी की वजह से बहुत मीनार्च के बहुत ज़्यादा टाइम के बाद में देखने के लिए मिल रहा है। पेन रिलीव करता है विद स्टार्ट्स ऑफ मेंसेस। PID हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस, IUCD और पॉलिप्स, यूट्राइन, ये सब की वजह से, यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कॉज का करेंगे। और अगर ऐसे डिस्मेनोरिया हो रहा है तो डिस्मेनोरिया का ट्रीटमेंट क्या है, मेनोरेजिया, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। हमने अभी भी पढ़ा था, मेट्रोरेजिया पढ़ा था, एसाइक्लिक ब्लीडिंग। मेट्रोरेजिया एसाइक्लिक ब्लीड और मेनोरेजिया मतलब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। ऑफ कोर्स यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही तो यूट्रस में फाइब्रॉइड हो सकता है या फिर एंडोमेट्रियल कोई एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, पेल्विक में और
यूट्रस के नीचे सर्विक्स की कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, ओवरी का ट्यूमर हो सकता है। फिर इसके बाद में सिस्टमिक में लिवर डिसफंक्शन कार्ड, हाइपोथायरॉइडिज्म, हेमाटोलॉजिकल में ल्यूकीमिया, वॉन विलेब्रांड डिसीज। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स ऑफकोर्स ब्लीडिंग हो रही है, AUB मतलब क्या हो गया, एक्सेसिव अगर साइक्लिक ब्लीडिंग हो रही है, नॉर्मल इंटरवल्स पे ब्लीडिंग आइदर 80 ml से ज़्यादा है या फिर 7 डेज से ज़्यादा ड्यूरेशन की। हम AUB कब बोलेंगे, 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग है या फिर 7 डेज से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको अपन AUB बोलेंगे। ठीक है, उसके कॉजेस में मेनली पेल्विक कॉजेस हो गए, फिर उसके बाद में एंडोक्राइन कॉजेस हो गए, हेमाटोलॉजिकल कॉजेस हो गए। फिर उसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स में क्या रहता है, एक तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन है फ्लो का, 80 ml से ज़्यादा फ्लो हो रहा है और 7 डेज से ज़्यादा हो रहा है, पैसेज ऑफ बिग क्लॉट्स हो रहा है, पेलर हो रहा है, तो अप्रोप्रिएट कॉज को ट्रीट करेंगे जो भी है। फिर पॉलीमेनोरिया में क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट साइक्लिक ब्लीडिंग हो रही है लेस दैन 21 डेज़ की साइकिल में, तो ये डिसफंक्शनल कॉजेस हो सकता है। एडोलेसेंस में, प्रोसीडिंग मेनोपॉज में, डिलीवरी और अबॉर्शन के बाद में। PID और ओवरियन एंडोमेट्रोसिस भी कॉजेस हो सकता है। उसके बाद में DUB के अपन ने ट्रीटमेंट देखा ही है। DUB में मेनली क्या करेंगे, अगर रिप्रोडक्टिव पीरियड की है, साइकिल रेगुलर है तो मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। और साइकिल मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या दे रहे हैं, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट देंगे। अगर ठीक हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, 2 to 3 साइकिल्स के लिए देंगे, और अगर ठीक नहीं हो रहा है तो फिर अपन क्या करेंगे, ईस्ट्रोजन देंगे। कितना, 20 to 40 IV 6 to 8 आवर्स में। अगर ठीक हो रहा है तो OCPS देंगे 50 माइक्रोग्राम, और अगर ठीक नहीं हो रहा तो फिर बायोप्सी करेंगे और अप्रोप्रिएट थेरेपी जो भी कॉज है वो करेंगे। फिर उसके बाद में आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्सिव है तो फॉलोअप, अनरिस्पॉन्सिव है तो ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, सोनोहिस्ट्रोग्राफी, ये सब करेंगे, लैप्रोस्कोपी। पैथोलॉजी डिटेक्ट हुआ तो अकॉर्डिंगली, नहीं हुआ तो फिर फैमिली कंप्लीट है कि नहीं, अगर कंप्लीटेड है तो हिस्टेक्टोमी कर देंगे, एंडोमेट्रियल एब्लेशन या फिर हिस्टेक्टोमी। IUCD भी यूज़ कर सकते हैं। फैमिली कंप्लीट नहीं हुई तो मेडिकल LNG देते हैं। एनी ब्लीडिंग जो 80 ml से ज़्यादा है, 7 डेज से ज़्यादा हो रही है, नॉर्मल वॉल्यूम, ड्यूरेशन और रेगुलरिटी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, तो नॉर्मल अपना साइकिल इंटरवल रहता है 28 डेज से ज़्यादा, ब्लड लॉस 20 to 80 ml रहता है, उससे ज़्यादा हो रहा है तो अपन एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन में पॉलिप, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा, मैलिग्नेंसी। फिर C से क्या है, कोगुलोपैथी, ऑब्स्ट्रक्शन, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, एंडोमेट्रियल, हाइड्रोजेनिक, नॉट येट क्लासिफाइड। फिर उसके बाद में क्लिनिकल टाइप्स में प्यूबर्टी के पहले, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन के टाइम पे, कंसील्ड, क्रिप्टोमेनोरिया। ठीक है, क्या हो रहा है, इम्परफोरेट हाइनस की वजह से वहाँ पे अक्यूमुलेट हो जा रहा है। उसके बाद में फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया एक तो प्यूबर्टी के पहले, प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकता है, लैक्टेशन के टाइम पे, मेनोपॉज के बाद में। प्यूबर्टी के पहले, प्रेगनेंसी के टाइम पे, लैक्टेशन के टाइम पे, मेनोपॉज के बाद में। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, ये प्यूबर्टी के पहले क्या हो रहा है, गोनाडोट्रोफिन अच्छे से रिलीज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, ईस्ट्रोजन लेवल मेनली सफिशिएंटली है प्यूबर्टी के टाइम पे। फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो गया, ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से पिट्यूटरी सप्रेस हो गए, तो कोई मैचुरेशन नहीं हुआ ओरियन फॉलिकल का। फिर प्रोलैक्टिन जो होता है इनहिबिट करता है FSH को, तो फॉलिकुलर ग्रोथ ही नहीं हो पाती। ये हो गया अपना एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग फिजियोलॉजिकल। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन कम है। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो रहा है कि ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन को सप्रेस कर दिया FSH-LH को, तो उसकी वजह से मैचुरेशन ही नहीं हुआ, और प्रोलैक्टिन भी FSH को सप्रेस कर दे रहा है। मेनोपॉज के बाद में क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिव फॉलिकल्स ही नहीं है। इसके बाद में क्रिप्टोमेनोरिया क्या हो रहा है कि उधर पूरा ब्लड अक्यूमुलेट कर गया है हाइमेन के पीछे, एक ब्लीडिंग नहीं हो रही बट मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आ रहा है, जेनिटल ट्रैक से बाहर नहीं आ पा रहा, ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो की वजह से। फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके कॉजेस रहता है इम्परफोरेट हाइनस कंजेनाइटल में, और एक्वायर्ड में रहता है एम्प्यूटेशन, कॉर्टराइजेशन, कोलोनाइजेशन। फिर उसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स में क्या रहता है, प्राइमरी एमेनोरिया रहता है, नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी एमेनोरिया, नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन रहता है, हेमाटोकोल्पोस रहता है, एक तो फेलोपियन ट्यूब के पीछे अक्यूमुलेट कर जाता है तो वो हो गया हेमाटोकोल्पोस। फिर उसके बाद में क्या होता है, लोकल ब्लूइश हाइमेन देखने के लिए मिलता है, और हम साइज़ को असेस करने के लिए PR एग्जामिनेशन करते हैं। क्रूशिएट इंसिजन देते हैं हाइमेन पे, ड्रेन कर देते हैं ब्लड को ऑटोमेटिकली। ये हो गया हमारा क्रिप्टोमेनोरिया। हमने प्राइमरी एमेनोरिया देख लिया प्यूबर्टी के टाइम पे, फिर उसके बाद में प्रेगनेंसी, लैक्टेशन के टाइम पे, और उसके बाद में ये मेनोपॉज के टाइम पे। फिर उसके बाद में प्राइमरी एमेनोरिया, मेंसेस अगर एब्सेंट है। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या था, 8 ईयर्स में ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलप हो गए और 10 ईयर्स के पहले मेंस्ट्रुएशन आ गया, और अगर 14 ईयर्स तक ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलप नहीं और 16 तक मेंस्ट्रुएशन नहीं आया तो डिलेड प्यूबर्टी। फिर इसके बाद में अपने ट्रीटमेंट में ब्यूसिलिन, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, साइप्रोटोन एसीटेट, और उसके बाद में और क्या था, डानाजोल था।
ठीक है। इसके बाद में ये डिलेड प्रेगनेंसी में अपन ने क्या किया था, प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी, ठीक है। इसके बाद में एमेनोरिया, एमेनोरिया के कॉजेज़ क्या रहते हैं, एक तो म्यूलेरियन ओवरी की क्या क्या है, टर्नर सिंड्रोम, फिर उसके बाद में स्वेयर सिंड्रोम, सैवेज सिंड्रोम, उसके बाद में कैल्मन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर, सीएनएस के डिसऑर्डर में कैल्मन्स, ओवरी में टर्नर सिंड्रोम, गोनाडल डिस्टेनेसिस, म्यूलेरियन एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। उसके बाद में एंटीरियर पिट्यूटरी में क्रेनियोफेरेंजियोमा, 4 चीज़ें, पिट्यूटरी, क्रेनियोफेरेंजियोमा, फिर उसके बाद में सीएनएस में कैल्मन सिंड्रोम में एमेनोरिया और एनोस्मिया होगा, ओवरी में टर्नर्स, गोनाडल डिस्टेनेसिस और म्यूलेरियन एनोमलीज, ये सब हो गया अपना प्राइमरी। क्या होता है 14 ईयर्स के पहले सेकेंड मेंसेस नहीं आते और 16 ईयर्स तक सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाता बट मेंसेस नहीं आता, 14 ईयर्स में विदाउट सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, 16 ईयर्स में विद सेक्सुअल डेवलपमेंट। फिर इसके बाद में क्या होता है, प्राइमरी एमेनोरिया में इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं हम लोग, मेनली सोनोग्राफी करते हैं। अगर यूट्रस एब्सेंट है तो 46 XX म्यूलेरियन एजेनेसिस होगा, ठीक है। और अगर 46 XY है तो एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। फिर इसके बाद में हम देखेंगे FSH, अगर नॉर्मल एनाटमी है, सबसे पहले ये करेंगे एमेनोरिया, देखेंगे यूट्रस है कि नहीं, यूट्रस प्रेजेंट है तो XX है या XY है तो एंड्रोजन सिंड्रोम हो गया और XX हो गया तो म्यूलेरियन एजेनेसिस हो गया। फिर यूट्रस प्रेजेंट है तो उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्शन देखेंगे, इम्परफोरेट हाइमेन है क्या। फिर उसके बाद में एनाटमी नॉर्मल है तो देखेंगे FSH, LH और इसका लेवल, FSH ही नहीं होगा तो फिर उसके बाद में मैचुरेशन ही नहीं करवाएगा वो, तो लो है तो फिजियोलॉजिकल डीले, एलिवेटेड है FSH और LH तो PCOS, अगर FSH is to LH, FSH और LH एलिवेटेड है तो प्रीमेच्योर गोनाडल डिस्जेनेसिस, TSH एबनॉर्मल हाइपोथायराइडिज्म, प्रोलैक्टिन, हाइपरप्रोलैक्टिन। हाइट देखेंगे, नॉर्मल है, शॉर्ट है तो क्रेनियोफेरेंजियोमा, गोनाडल डिस्जेनेसिस, एक्सो, और अगर नॉर्मल है तो कैल्मन सिंड्रोम हो सकता है। सेकेंडरी एमेनोरिया देखते हैं अब। इसमें क्या हो गया, अगर 6 मंथ से ज़्यादा, जिसको पहले नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन था उसको 6 मंथ तक अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है तो उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया। एक तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया आउटफ्लो ट्रैक के डिसऑर्डर, जैसे कि सर्वाइकल कैनाल में कुछ हो गया, केमिकल बर्न्स, कोलोनाइजेशन, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लाज्म, ये सब हो गया। फिर उसके बाद में एशरमैन सिंड्रोम, ओवरी का डिसऑर्डर, ओवरियन ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, एंटीरियर पिट्यूटरी शीहान सिंड्रोम, एंटीरियर पिट्यूटरी में इसमें क्या था, प्राइमरी मेनोरिया में क्रेनियोफेरेंजियोमा, ठीक है, और इसमें शीहान सिंड्रोम। फिर उसके बाद में क्या आता है, हाइपोथैलेमस, GnRH डेफिशिएंसी, उसमें हाइपोथायरॉइड था, प्रेगनेंसी, हाइपोथायरॉइड, एडिसन्स, डायबिटीज़, ये सब की वजह से हो गया अपना सेकेंडरी एमेनोरिया। तो अपन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वही प्रोजेस्ट्रॉन देंगे, प्रोजेस्ट्रॉन चैलेंज टेस्ट करेंगे और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन चैलेंज टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्राइन फाइब्रॉइड में मेनली एक तो इंट्राम्यूरल हो सकता है, सब सीरस हो सकता है, सब म्यूकोजल हो सकता है। इंट्राम्यूरल मतलब ये एंडोमेट्रियम के अंदर, सब सीरस मतलब यूट्राइन कैविटी के बाहर जा रहा है, सब म्यूकस मतलब बाहर पेरिटोनियम में, तो सब म्यूकस वाला सिसाइल और पेडंकुलेटेड हो सकता है। सब सीरस वाला सब सीरस ब्रॉड लिगामेंट और वॉन्डरिंग हो सकता है, और सर्वाइकल एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल और लैटरल हो सकता है। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं मेनली रिस्क फैक्टर्स क्या रहता है फाइब्रॉइड यूट्रस के। एक तो नलीपैरस है, ओबेसिटी है, ईस्ट्रोजन बढ़ गया, ईस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से भी होता है फाइब्रॉइड यूट्रस, और ईस्ट्रोजन कम हो गया, इसकी वजह से ये होता है अपना एमेनोरिया। फिर उसके बाद में फाइब्रॉइड यूट्रस में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, एसाइक्लिक ब्लीडिंग होगा या फिर मेनोरेजिया होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ही नहीं होगी। फिर इसके बाद में डिसमेनोरिया होगा, पेनफुल, डिस्पेरिनिया होगा, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, डिस्पेरिनिया, डिसमेनोरिया। इसके बाद में इनफर्टिलिटी हो सकती है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, प्रेशर सिम्टम्स में ये सारे यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यूरिनरी रिटेंशन, एडिमा, वैरिकोसिटी, ये सब हो जाएगा। तो फिर मेनली अपन ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एसिम्प्टोमेटिक है तो सुपरविजन और सर्जरी करेंगे, और अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो सुपरविजन सर्जरी करेंगे, सिम्प्टोमेटिक है तो मेडिकल मैनेजमेंट, टेम्पररी मेजर है। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, LNG IOCD देंगे, OCPS देंगे, ट्रांस एक्समिक एसिड देंगे। ट्रांस एक्समिक एसिड अपना AUB में भी दे रहे थे, ठीक है। एबनॉर्मल यूट्राइन मेफेनेमिक एसिड दे रहे थे, ट्रांस एक्समिक एसिड अपन इसमें देंगे फाइब्रॉइड में, ठीक है। और उसके बाद में साइज़ को कैसे कम करेंगे हम लोग, GnRH एगोनिस्ट देंगे, कैसे, ब्यूसुरेलिन देंगे, GnRH एगोनिस्ट, ब्यूसुरेलिन और मेफेप्रिस्टोन, यूलिप्रिस्टोन, डानाजोल,
डानाजोल और ब्यूसिरेलिन हम और किस में दे रहे थे, डानाजोल और ब्यूसिरेलिन हम लोग दे रहे थे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में और फाइब्रॉइड में भी देंगे। इसके बाद में वुमेन को अप्रोच जो मेनोपॉज अप्रोच कर रही है उसके अंदर सर्जरी अवॉइड करना है। तो इंडिकेशंस क्या रहता है सर्जरी के, फाइब्रॉइड 12 से 14 वीक से बड़ा है, रैपिडली ग्रोइंग है, सब सीरस पेडंकुलेटेड है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। इंडिकेशन क्या है 40 ईयर्स से ज़्यादा, हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है, मैलिग्नेंसी के साथ में एसोसिएटेड है। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस में हमारा ये एक बहुत अच्छा सा निमोनिया के फाइब्रॉइड के कॉम्प्लिकेशंस के लिए अवॉइड रेड हॉट फैटी मीट चिकन, अवॉइड रेड हॉट फैटी मीट चिकन। तो अवॉइड से एट्रोफिक, रेड से रेड डिजनरेशन, एच से हाइलिंग डिजनरेशन, फैटी डिजनरेशन, मिक्सोमैटिस डिजनरेशन, सिस्टिक डिजनरेशन। हमारा फाइब्रॉइड डिजनरेशन के अलावा नेक्रोसिस, कैल्सिफिकेशन, इन्फेक्शन ये सब भी हो सकता है। ये सब भी हो गए। उसके ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक है तो सुपरविजन और सर्जरी करेंगे, और एसिम्टोमेटिक है तो, और सिम्टोमेटिक है तो अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट साइज कम करने के लिए ग्रोथ हार्मोन एगोनिस्ट, ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट, यूलिप्रिस्टोन और डानाजोन देंगे। उसके बाद में ब्लड लॉस को कम करने के लिए LNG, IUCDs और ओसीपिल्स, ट्रांसएक्सामिक एसिड, और एनीमिया को ट्रीट करेंगे। उसके अंदर सर्जरी में अपन यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, मायोमेक्टोमी और हिस्टेरेक्टोमी, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। हमारा फाइब्रॉइड खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये रेड डिजनरेशन वगैरह इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हिस्टेरेक्टोमी में क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस करते हैं। इंडिकेशंस तो हमको पता है, सब टोटल, टोटल और रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी होता है। सब टोटल, टोटल और रेडिकल। सब टोटल में क्या करते हैं, यूट्रस का कॉर्पस रिमूव करते हैं, सर्विक्स को प्रिजर्व करते हैं। टोटल में यूट्रस और सर्विक्स दोनों रिमूव करते हैं। यूट्रस, सर्विक्स, यूट्रोसैक्रल और कार्डिनल लिगामेंट रिमूव कर रहे हैं तो रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी को हम लोग वर्थिम्स हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। यूट्रस, सर्विक्स, कार्डिनल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, उसके साथ में 1 सेंटीमीटर ऑफ वजाइना, यूट्राइन आर्टरी और मीडियल और लिम्फ नोड भी रिमूव करते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में प्रोसीजर में क्या करते हैं, मेनली लैप्रोटोमी करते हैं, यूट्राइन एलिवेशन करते हैं, ब्लैडर का रिफ्लेक्शन करते हैं, एक्सपोजर करते हैं, इंटरनल इलियाक आर्टरी का ओवरियन वेसल्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यूट्रस को एलिवेट कर लिया, फिर ब्लैडर को रिफ्लेक्ट कर लिया, ओवरियन वेसल्स को डिवाइड कर लिया, डाइसेक्ट कर लिया, रेक्टम को, ओवरियन वेसल्स को, ब्रॉड लिगामेंट को डिवाइड करके, वजाइना को डिवाइड करके वजाइनल कफ को क्लोज कर दिया। फाइनल एग्जामिनेशन एंड क्लोजर। कॉम्प्लिकेशंस तो हमको पता है। ये मायोमेक्टोमी में हम क्या करते हैं, इन्यूक्लिएशन करते हैं मायोमा का यूट्रस से, और पोटेंशियली फंक्शनिंग यूट्रस जो कैपेबल होता है फ्यूचर रिप्रोडक्शन का, उसका इन्यूक्लिएशन कर लेते हैं, ठीक है। टाइम कब करते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल फेज में, लैप्रोस्कोपिक, एब्डोमिनल, हिस्ट्रोस्कोपिक। और इसका क्या कहता है, टोटल, सब टोटल और रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग ये डायलेटेशन और क्यूरेटाज। ये सब एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमाइसिस हम लोगों ने देख लिया। क्या देख लिया, फाइब्रॉइड देख लिया। एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमाइसिस 1 मिनट का टॉपिक है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, अगर एंडोमेट्रियम जो है यूट्राइन म्यूकोसा के अलावा और कहीं प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। उसके कॉमन साइड रहता है ओवरी, उसके बाद में रहता है अपना पाउच ऑफ डगलस, और उसके बाद में रहता है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। इसके बाद में इसके रिस्क फैक्टर्स में एक तो नलीपैरिटी, लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बर्थ, ये सब रहता है। नलीपैरिटी, लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बर्थ। इसके अलावा थ्योरी में सैमसन्स थ्योरी रहता है। सैमसन्स थ्योरी क्या बोलता है कि रिफ्लक्स हो जाता है एंडोमेट्रियम का फैलोपियन ट्यूब या फिर आजू बाजू में। सीलोमिक थ्योरी क्या बोलता है, ये सब यही बोलते हैं। हिस्टोजेनेसिस, सैमसन्स थ्योरी के एंडोमेट्रियम जो होता है आजू बाजू उसका रिफ्लक्स हो जाता है या फिर एंडोजिनस स्प्रेड हो जाता है ब्लड के थ्रू, वैस्कुलर लिम्फेटिक्स के थ्रू, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स में डिस्मेनोरिया, डिस्पेरिनिया और ऑब्स्ट्रक्शन वाले सिम्टम्स। इसमें भी एंडोमेट्रियोसिस में चॉकलेट सिस्ट देखने के लिए मिलता है, जिसको एंडोमेट्रियो में भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉकलेट सिस्ट में क्या रहता है, न्यूमरस सिस्ट रहता है ओवरी के अंदर और डार्क ब्राउन कलर के रहते हैं, इसके लिए हम इसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। रप्चर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है सिस्ट का। फिर इसके बाद में हम लोग एंडोमेट्रियोसिस में ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, लैप्रोस्कोपी होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। लैप्रोस्कोपी, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, CA-125 जो होता है इसके लेवल्स रेज होते हैं एंडोमेट्रियोसिस में। एंडोमेट्रियोसिस में हमने देखा चॉकलेट देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में ओवरीज, पाउच ऑफ डगलस, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। फिर उसके बाद में CA-125 के लेवल रेज्ड होते हैं। फिर इसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसिटेट और ओसीपिल्स। मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसिटेट ये उसके जैसा ही देते हैं, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के जैसे। ओसीपिल्स, डानाजोल ग्रोथ हार्मोन एनालॉग देते हैं, कंजर्वेटिव। और सर्जिकल वाले में क्या करते हैं हम लोग, हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, ठीक है। एडिनोमायोसिस में क्या रहता है कि अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू जो रहता है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्टोमा मायोमेट्रियम के अंदर रहता है, और अगर यूट्राइन कैविटी के अलावा कहीं और रहता है तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, और अगर मायोमेट्रियम में रहता है तो एडिनोमायोसिस बोलते हैं। मल्टीपैरिटीज, विग्रस क्यूरेटाज, ये सब इसके कॉजेस रहते हैं। इसके बाद में इसमें हाल्बन साइन देखने के लिए मिलता है। यूट्रस जो रहता है टेंडर हो जाता है। उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, टोटल हिस्टेरेक्टोमी और लोकलाइज एक्सीजन देंगे। फिर उसके बाद में हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी में ईस्ट्रोजन में हम लोग क्या दे रहे थे, कौन सा वाला दे रहे थे, क्लोमिफेन साइट्रेट भी हम लोग दे रहे थे किसी में तो भी।
साइप्रोटेट एसिटेट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में दे रहे थे, इतना याद है मुझे। एरोमेटेज इनहिबिटर्स ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद मेफेप्रिस्टोन भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो उसमें आता है एमटीपी में आता है। जीएनआरएच एगोनिस्ट में आता है ब्यूसुरेलिन, और एंटागोनिस्ट में आता है पता नहीं क्या क्या। ओवरियन हाइपरस्टिमुलेशन, हाँ इनफर्टिलिटी में मेनली मेन इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी। हमने मेनली इसमें ये शॉर्ट में पढ़ रखा है इनफर्टिलिटी। एक सेकंड, सबसे पहले सीमेन एनालिसिस में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और स्पर्म कंसंट्रेशन, ठीक है। मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और स्पर्म कंसंट्रेशन, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में मेनली टेस्टिकुलर बायोप्सी करते हैं हम लोग स्पर्म पेनिट्रेशन के लिए। स्पर्म पेनिट्रेशन ऐसे मिलर क्यूरोट्स टेस्ट करते हैं। इसके बाद में मैनेजमेंट क्या करते हैं, मीसा, पेसा, टेसा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के लिए, और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं, ठीक है। और देखो मेन इनफर्टिलिटी जो रहता है, फेलियर टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। उसके बाद में फीमेल इनफर्टिलिटी पे भी यही रहता है। तो इसके कॉजेज क्या रहते हैं, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस के डिसऑर्डर्स, इसमें हार्मोनल होता है, हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी वगैरह, टेस्टिकुलर, एब्सेंट जर्म सेल, ये सब। डक्ट डिसऑर्डर्स ऑफ स्पर्म वेसिकुलर फ्लूइड, फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया, क्रोनिक इलनेस हो गया। तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। इंपोर्टेंस के लिए सिल्डेनाफिल देंगे, फिर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के लिए फिनाइल एफेरिन देंगे, फिर हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म और हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। तो हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म के लिए हम लोग HCG देंगे या फिर HMG देंगे, और हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म के लिए हम लोग इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करेंगे या फिर इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करेंगे। और मेडिकल मैनेजमेंट में जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो सिल्डेनाफिल हो गया, फिर उसके बाद में हो गया फिनाइल एफेरिन, HCG, HMG, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म के लिए, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म के लिए HCG और HMG करेंगे। और इसके बाद में अपन हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म के लिए क्या करेंगे, उसके बाद में IUI करेंगे और इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करेंगे, और एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे, जिंक देंगे, मल्टीविटामिन देंगे, सर्जरी भी कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रायूट्राइन अगर इंसेमिनेशन फेल हो गया तो इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करेंगे। ये हो गया अपना मेल इनफर्टिलिटी। मेन इनफर्टिलिटी में मेनली ये सब कॉजेस होते हैं। एनालिसिस में, सीमेन एनालिसिस में वॉल्यूम, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा ब्लड, CBC, TSH, हार्मोन इवैल्यूएशन करते हैं, फ्रक्टोज कंटेंट देखते हैं, ट्रांसरेक्टल UST, फ्रक्टोज कंटेंट और सीमेन इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल के अंदर जो रहता है, फीमेल में मेनली इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या रहता है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस स्टडी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, और हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, LH, ईस्ट्रोजन। फिर उसके बाद में डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, Day 3 बेसल FSH, ईस्ट्राडायोल, एंटी मलेरियन हार्मोन, इनहिबिन B, क्लोमिफेन साइट्रेट, चैलेंज टेस्ट, क्लोमिफेन साइट्रेट चैलेंज टेस्ट, इनहिबिन B, फिर उसके बाद में बेसल FSH, ईस्ट्राडायोल और एंटी मलेरियन हार्मोन, और बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकोजा, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, वजाइनल साइटोलॉजी, बायोप्सी, ये सब कर लिया हमने। किसके लिए, ओव्यूलेशन के लिए, ट्यूबल पेटेंसी के लिए रूबिन्स टेस्ट, सलाइन इन्फ्यूजन, सोनोग्राफी, लैप्रोस्कोपी, सल्फिंगोग्राफ। और क्लोमिफेन साइट्रेट चैलेंज टेस्ट में क्या करते हैं, FSH देखते हैं Day 3 पे, उसके बाद में क्लोमिफेन साइट्रेट देते हैं, Day 10 पे देखते हैं, अगर एलिवेट हो गए तो ओवरीज फंक्शनिंग नहीं है, नॉर्मल हो गए तो ओवरीज फंक्शनिंग है। इसके बाद में ट्रीटमेंट में अपन क्लोमिफेन साइट्रेट देते हैं और ट्यूबोप्लास्टी करते हैं, और सर्वाइकल म्यूकस के लिए ईस्ट्रोजन देते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना इनफर्टिलिटी खत्म। तो फीमेल और मेल इनफर्टिलिटी देख लिया अपन ने, इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और ये ट्यूबल फैक्टर्स, टाइमिंग वगैरह ये सब देख लिया। फिर इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं ये स्टेरिलिटी, ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स नहीं, ओवरियन रिजर्व टेस्ट देखते हैं। इसके अंदर मेनली ओवरियन रिजर्व टेस्ट में हम लोग बेसल बॉडी टेम्परेचर, इनहिबिन, एंटी मलेरियन हार्मोन और सीरम FSH का एस्टिमेशन करते हैं। हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन, LH और FSH देखते हैं। फिर इसके बाद में ये हो गया हमारा पूरा इनफर्टिलिटी खत्म। इसके बाद में डिस्पैरिनिया भी काम का नहीं है। बर्थ कंट्रोल, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसके अंदर आता है फर्स्ट जनरेशन नॉन मेडिकेटेड, सेकंड जनरेशन मेटालिक और थर्ड जनरेशन हार्मोन। फर्स्ट जनरेशन नॉन मेडिकेटेड में आता है लिपेज लूप और ग्राफेनबर्ग्स रिंग, और सेकंड जनरेशन में आता है कॉपर 380, लिपेज लूप, ग्राफेनबर्ग्स रिंग। फिर उसके बाद में मेटालिक में कॉपर T7 और कॉपर T380। इसके बाद में थर्ड जनरेशन में आता है अपना LNG IUD मेरीना, जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टासर्ट, LNG IUD मेरीना, प्रोजेस्टासर्ट, कॉपर T7 380। उसके बाद में यहाँ पे आता है अपना लिपेज लूप और ग्राफेनबर्ग्स रिंग। फिर इसके बाद में मेनली क्या करता है ये
स्पर्म कैपेसिटेशन को अफेक्ट करता है, सर्वाइकल म्यूकस को अल्टर करता है, फॉरेन बॉडी रिएक्शन करता है, ऑफकोर्स अंदर है तो उसके बाद में इम्प्लांटेशन को डिक्रीज कर देता है। फिर उसके बाद में कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है, कैंसर है तो ये सब साइड इफेक्ट ब्लीडिंग, पेन, पीआईडी, पर्स्ट्रेशन हो सकता है। टाइम ऑफ इंसर्शन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे विद इन 10 डेज। अगर 5 डेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद में इंसर्ट किया तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के जैसे भी काम कर सकता है। फिर उसके बाद में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है मोनोफेजिक, बायोफेजिक, ट्राइफेजिक। मोनोफेजिक में क्या रहता है, इक्वल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बायोफेजिक में क्या रहता है, फर्स्ट 10 पिल्स के अंदर ज़्यादा रहता है, नेक्स्ट 11 पिल्स के अंदर, फर्स्ट 10 पिल के अंदर कम रहता है, नेक्स्ट 11 पिल्स के अंदर ज़्यादा रहता है। ट्राइफेजिक में क्या रहता है, हर 7 डेज में अपन डोज को चेंज करते हैं। उसी पिल्स के अंदर 21 पिल्स के अंदर हार्मोन रहता है और 7 पिल्स के अंदर एलिमेंटल आयन रहता है 60 mg। स्टैंडर्ड डोज, लो डोज, वेरी लो डोज। स्टैंडर्ड डोज में 50 mg रहता है, लो डोज में 35 mg और वेरी लो डोज में 20 mg रहता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, फर्टिलाइजेशन को और इम्प्लांटेशन को। और जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स रहते हैं वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट नहीं करते, सिर्फ फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते। तो मेनली ओव्यूलेशन में क्या करते हैं, LH सर्ज नहीं हो पाता क्योंकि FSH जो रहता है ईस्ट्रोजन रिड्यूस करता है, उसका सिक्रेशन दोनों सिनर्जाइज कर देते हैं, LH सर्ज नहीं होता तो ओव्यूलेशन होता ही नहीं। फिर उसके बाद में थिक सर्वाइकल म्यूकस हो जाता है, उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और एंडोमेट्रियम हाइपर प्रोलिफरेटिव हाइपर सीक्रेटरी हो जाता है, उसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होता। तो फिर नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स क्या रहते हैं, यूट्राइन कैंसर, ओवरियन कैंसर में यूज़ करते हैं इसको, बिनाइन ब्रेस्ट डिसीज, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज में भी हम लोग ओसी पिल्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद में डिसमेनोरिया ये सब में भी यूज़ होता है। इसके अंदर साइड इफेक्ट्स होता है थ्रोम्बोसिस, MI, स्ट्रोक, वीनस थ्रोम्बोसिस, कैंसर कर सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस होता है 40 से ज़्यादा एज है, हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी, ब्रेस्ट कैंसर। अगर एक पिल मिस हो गया ऊपर दोनों में से तो जैसे याद आता है वैसे लेना, दूसरे एज यूजुअल लेना। 3 पिल मिस हो गया तो जैसे याद आता है वैसे लेना, एज यूजुअल लेना है। अगर ये लाइन का मिस हो गया तो जैसे याद आता है वैसे लेना है, और जो नीचे वाली रो है उसको डिस्कार्ड कर देना है, फिर से स्टार्ट करना है। अगर इसमें से कुछ मिस कर दिया तो थ्रो कर देना है मिस पिल, और अदर को ऐसे ही लेना है। फिर उसके बाद में अपन ये देखते हैं प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। इसके अंदर आता है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल और इथिनाइल ईस्ट्रेडोल, नॉरएथिनिस्ट्रेल, ठीक है, नॉर्जेस्ट्रॉल भी आता है। ये मेनली ओव्यूलेशन नहीं करता है, इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। डिसएडवांटेज में एक्ने, मस्टैल्जिया, हेडेक ये सब होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, प्रेगनेंसी, रिकरेंट ब्रेस्ट डिसीज। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में आता है हार्मोन्स, आईओडी, एंटी प्रोजेस्टेरोन। तो इमरजेंसी में आता है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, इथिनाइल ईस्ट्रेडोल प्लस नॉर्जेस्ट्रॉल, इथिनाइल ईस्ट्रेडोल, मिफेप्रिस्टोन, यूलिप्रिस्टिल एसीटेट, ये सब भी आता है, ठीक है। फिर DPMM ये होता है डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट 150 mg IM, ये जो रहता है इंजेक्टेबल रहता है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं ये स्टरलाइजेशन में क्या रहता है, परमानेंट डिसेबलमेंट करते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव फंक्शन का। मेल में वैसेक्टोमी में मेनली क्या करते हैं, लाइगेशन, एक्सीजन, इलेक्ट्रोकॉर्टरी, थर्मल कॉर्टरी, लाइगेशन, एक्सीजन, इलेक्ट्रोकॉर्टरी, थर्मल कॉर्टरी, क्लिप्स, ओपन एंडेड वैसेक्टोमी करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या रहता है, पेन, डिस्कलरेशन, ब्लीडिंग, हेमाटोमा, इन्फेक्शन, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। आउट पेशेंट प्रोसीजर है, लोकल एनेस्थीसिया एडिक्वेट है, रिवर्सिबल है वेसोस्टोमी के साथ में। 50% स्पर्म रिटर्न हो जाता है, 70% प्रेगनेंसी रेट, जितना लेट करेंगे उतना पुअर वो है। फीमेल स्टरलाइजेशन में अपन क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग, मल्टी पैरिटी। अगर 2 से कम चाइल्ड है तो इंडिकेशन नहीं, 25 ईयर्स से कम में भी इंडिकेशन नहीं है। लैप्रोटोमी करते हैं, और उसके बाद में लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी। मिनी लैप्रोटोमी 3 से छोटा इंसिजन लेते हैं, इंसिजन एंड्स को रिट्रैक्ट करते हैं, ट्यूबलेक्टोमी परफॉर्म करते हैं एक साइड, फिर दूसरे साइड पे, फिर पेरिटोनियम को क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद में लेप्रोस्कोपिक लाइगेशन, CO2 गैस यूज़ करते हैं। सेंटक्रोमेन जो रहता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग रहता है, 30 mg टैबलेट देते हैं डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे, और ट्वाइस वीकली देते हैं 3 मंथ्स के लिए। ये हो गया हमारा ख़त्म। MTP में क्या करते हैं हम लोग, फीटल वायबिलिटी के पहले 24 वीक्स के पहले करते हैं। इसके थेरापॉइटिक, ह्यूमैनिटेरियन, सोशल और ये यूज़ रहते हैं मेनली। और अपने को 20 वीक्स से पहले एक ही रिक्वायर्ड होता है, और 20 वीक्स के बाद में 2 की, और 24 वीक्स के बाद में मेडिकल काउंसिल का। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, डायलिटेशन एंड सक्शन इवैक्यूएशन, मेडिकल मेथड। सेकेंडरी में डायलिटेशन और सक्शन इवैक्यूएशन, एस्पिरेटोमी और मेडिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट वाले में अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेनली मेफेप्रिस्टोन देते हैं, और 200 mg मेफेप्रिस्टोन। उसके बाद में डे 2 पे देते हैं 600 माइक्रोग्राम मीजोप्रोस्टोल। फिर उसके बाद में सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपन क्या करते हैं, डायलिटेशन एंड सक्शन इवैक्यूएशन, और उसके साथ में मेफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल। अच्छा, ओरल 200 mg मेफेप्रिस्टोन, और डे 3 पे 600 mg मीजोप्रोस्टोल वजाइनल देता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ 200 mg मेफेप्रिस्टोन दे देंगे डे 1 पे। ये हो गया जेनाइटल प्रोलैप्स। जेनाइटल प्रोलैप्स जो होता है अपना
मेनली वजाइनल हो सकता है, यूट्राइन हो सकता है। वजाइनल में एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल में आता है सिस्टोसील, यूरेथ्रोसील, और पोस्टीरियर वॉल में आता है रेक्टोसील। फिर उसके बाद में सिस्टोसील जो होता है वो अपर 2/3 का होता है, यूरेथ्रोसील जो होता है लोअर 1/3 का। सिस्टोसील अपर 2/3 और ये लोअर 1/3 का। फिर रेक्टोसील जो होता है लोअर 2/3 का होता है, वो अपर 1/3 का होता है। फिर उसके बाद में हो जाते हैं एंट्रोसील, रेक्टोसील, सिस्टोसील, यूरेथ्रोसील। फिर इसके बाद में मल्टीपैरिटी, ट्रोमेटिक डिलीवरीज, हाइड्रोजेनिक, ये सब इसके कॉजेस रहते हैं। इसके अंदर एक पॉप क्लासिफिकेशन रहता है। 1 सेंटीमीटर अबव हाइमेनल रिंग, नो डिसेंट। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर अबव और बिलो, 1 सेंटीमीटर बिलो हाइमेनल रिंग और डिसेंट हो जाता है। कंप्लीट वजाइनल इवेस्टरेशन। सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस में मैकेनिकल सपोर्ट, मस्कुलर सपोर्ट, फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट। मैकेनिकल में होता है यूट्राइन एक्सिस, एंगल ऑफ एंटीवर्जन, एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन। मस्कुलर सपोर्ट्स में रहता है पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी, रोटेनाइटल डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम जो होता है लेवेटर रन ऐसे बनता है। इस्टियोकॉक्सिजस नहीं रहता। फिर उसके बाद में फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट में रहता है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। फिर उसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स तो पता है, मास पर वजाना, पैक एक रहता है, यूरिनरी सिम्टम्स और ब्लड स्टेन डिस्चार्ज। कीगल्स एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद में पेसरीज, कीगल्स एक्सरसाइज, पेसरीज। उसके बाद में कॉल्पो पेरिनियोग्राफी और एंटीरियर कॉल्पोग्राफी। सिस्टोसील के लिए एंटीरियर कॉल्पोग्राफी और पोस्टीरियर वाले के लिए कॉल्पो पेरिनियोग्राफी, मोजोविट्स रिपेयर। उसके बाद में वजाइनल हिस्टेक्टोमी, पेल्विक फ्लोर रिपेयर। पेल्विक फ्लोर रिपेयर में अपन फॉदरगिल्स ऑपरेशन करते हैं। उसके अंदर डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, फिर एम्पुटेशन करते हैं सर्विक्स का। फिर जो मैकेंड्रॉस लिगामेंट रहता है उसका अप्लाइकेशन करते हैं सर्विक्स के साथ में। एंटीरियर कॉल्पोग्राफी, कॉल्पो पेरिनियोग्राफी। ये सब हो गया अपना ये हो गया फाइब्रॉइड हो गया, सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस ये सब हो गया। रेट्रोवर्जन रेट्रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट ये पीसीओडी। पीसीओडी जो रहता है मेनली इसको स्टीन लेवेंथन सिंड्रोम भी बोलते हैं। मेनली हिर्सुटिज्म को लीज करता है। एचडीएल बढ़ाता है, एलडीएल बढ़ाता है, एचडीएल कम करता है। एफएसएच कम हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, एलिगोमेनोरिया होता है। ओबीस पेशेंट में एमेनोरिया होता है। एंड्रॉइड पेल्विस, हाइपर एंड्रोइज्म, ये सब होता है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मेटफॉर्मिन देते हैं, साइप्रोटीन एसिटेट देते हैं, क्लोमिफिन, टेमोक्सिफेन देते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद में आ जाता है अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज में ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया नॉर्मल वाटरी वाइट नॉन ओडरस रहता है। फिर ल्यूकोरिया प्यूबर्टी के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी के टाइम पे। आंसर्स फॉर डिस्चार्ज क्राइटेरिया, वजाइनल पीएच 4.5 से ज़्यादा, पॉजिटिव विफ टेस्ट, प्रेजेंस ऑफ क्लू सेल्स, विफ टेस्ट, फिश ऑर्डर आता है। उसके बाद में ये सब ने जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस, फेलोपियन ट्यूब। फिर उसके बाद में यूट्रस, ओवरीज। आप एग्जाम को गए नहीं क्या? जा रही हो, B230 को है। अच्छा, इतनी सुबह तैयारी क्यों कर रहे थे? कब? आज? बाद में बात करते हो, रुक। गोनोरिया, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, जेनेटोयूरिनरी फिस्टुला। जेनेटोयूरिनरी फिस्टुला में मेनली वेसिको वैगल, वेसिको यूरेथ्रल, वेसिको यूरेथ्रो वजाइनल, तीन होते हैं मेनली वही। वेसिको वजाइनल, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। उसके बाद में कंप्लीट पेरिनियल टीयर, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तीनों कैंसर्स कर लेती हूँ। सर्वाइकल कैंसर मेनली एचपीवी की वजह से फैक्टर जो एसटीडी के रिस्क बढ़ाते हैं, जैसे कि कोइटस बिफोर 18, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, मल्टीपैरिटी, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, स्मोकिंग, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ये सब की वजह से होता है। ओसीपीएस, प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी, ये सब की वजह से होता है। फिर इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में पैप स्मीयर और एचपीवी डीएनए टेस्टिंग। पैप स्मीयर, एचपीवी डीएनए टेस्टिंग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अगर लीजन विजिबल है तो पंच बायोप्सी, और लीजन विजिबल नहीं है तो फिर ये करेंगे हम लोग कोल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी, और वो भी नहीं हो रहा तो कोन बायोप्सी। पंच बायोप्सी, कोल्पोस्कोपिक बायोप्सी और कोन बायोप्सी। प्रिवेंटिव मेजर्स में एचपीवी ज़्यादा, फुल थिकनेस। फिर उसके बाद में कोल्पोस्कोपी में क्या होता है, एसिटिक एसिड नॉर्मल एपिथेलियम को अप्लाई करते हैं, पिंक दिखता है। डिस्प्लास्टिक सेल जो होता है वाइट दिखता है, और मेटाप्लास्टिक सेल्स में ग्रे दिखता है। और उसके बाद में प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए, फीगो सर्विक्स तक है माइक्रोस्कोपिकली। पैरामेट्रियम नॉट इन्वॉल्व, पैरामेट्रियम इन्वॉल्व, पेल्विक साइड वॉल नॉट इन्वॉल्व, पेल्विक साइड वॉल इन्वॉल्व। तो उसके बाद में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनो उसके तो अपन ने देख लिया। सेक्स पार्टनर्स 16, 18, 31, 33। इसके बाद में ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस, कॉर्पस कैंसर सिंड्रोम। उसके बाद में आ जाते हैं फैमिली हिस्ट्री, लेट मेनोपॉज, इंक्रीज एस्ट्रोजन वाला, एचआरटी, फाइब्रॉइड, पीसीओडी, टेमोक्सिफेन थेरेपी, और उसके अंदर डायथाइल टेल्वेस्ट्रॉल। इसके बाद में एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, थिक एंडोमेट्रियम, ये सब कर लेंगे। सलाइन इन्फ्यूजन। सर्विक्स में पंच बायोप्सी, कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी और कोन बायोप्सी। CA125 ओवरी में भी करते हैं। ओवरी में सीमेन बी क्लियर, सीरस, एंडोमेट्रियोइड, म्यूसिनस, क्लियर सेल, ब्रेनस, ग्रैनुलर सेल, टैग, थिकोमा, फाइब्रोमा, एंड्रोब्लास्टोमा, ग्रैनुलर सेल, गायनेंड्रोब्लास्टोमा। फिर उसके बाद में आता है कोरियोकार्सिनोमा, डिस्ट्रोमिनोमा, एंडोडर्मल साइनस ट्यूब सैक ट्यूमर। फिर उसके बाद में हम लोग ट्यूमर मार्कर CA,
कोरियोनो एम्ब्रियोनिक कार्सिनोमा, LDH, HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन, ये सब करते हैं। इसमें सिर्फ ओवरी तक लिमिटेड है। पेल्विस में एक्सटेंशन हो रहा है, पेरिटोरियल मेटास्टेसिस हो रहा है। ओवरी तक लिमिटेड, एक ओवरी, दो ओवरी, दोनों ओवरी, पॉजिटिव साइटोलॉजी। फिर उसके बाद में यूट्रस और ट्यूब को इन्वॉल्व कर रहा है, पेल्विक इसको इन्वॉल्व कर रहा है, पेल्विक स्ट्रक्चर को दूसरा, एक्सटेंशन टू पेल्विस और एक्सटेंशन टू पेरिटोनियल मसल्स। पेरिटोनियल स्ट्रक्चर, पेरिटोनियल मेटास्टेसिस में माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक लेस देन 2 सेंटीमीटर, मोर देन 2 सेंटीमीटर। पेल्विस में सिर्फ ट्यूब और यूट्रस को, पेल्विक अदर स्ट्रक्चर को, पॉजिटिव साइटोलॉजी। फिर इसके बाद में इसमें सिर्फ यूट्रस तक है, सर्विक्स को इन्वॉल्व कर रहा है, ग्लैंड्रोस्टोमा, लोकल स्प्रेड, सीरोजा एडनेक्सा, लोकल स्प्रेड, सीरोजा एडनेक्सा, वजाइनल मेटास्टेसिस, पेल्विक एंड पैरायोटिक लिम्फ नोड। वर्थम सिस्टेक्टोमी करते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर में, ठीक है। पहले वाले में हम लोग ट्रांस एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी और बायलैटरल सल्फिंगोफ्रेक्टोमी, पेल्विक लिम्फ नोड रिसेक्शन, और स्टेज 3-4 में डीबल्किंग, कीमो रेडियो करते हैं, डॉग्स और रूबिसिन देते हैं, सिस्टेक्टोमी, और इसके अंदर भी कार्बोप्लास्टिन, पैक्सीटैक्सिल, सिस्टेक्टोमी, ओवियोटोमी, बायलैटरल सल्फिंगोफ्रेक्टोमी।